जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आप सबको? हाँ, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और अपने अंतिम पड़ाव पे हैं, ठीक है? इस क्लास के बाद बायोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक छोटी-सी वीडियो डालूँगा जिसमें हम क्या जितने भी बायोलॉजी के हमने थ्योरीज़, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स अभी तक देखे हैं, उनका एक मोटा-मोटी जो इम्पोर्टेंट है, उनका एक समरी दे दूँगा आपको। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ रहे हैं बायोलॉजी में, उनका भी एक समरी आपको दे दूँगा। बाकी डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। इस क्लास में हम 3 चैप्टर करेंगे, बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन डिजीज़ और बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल और हाँ, क्लास के बाद मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के या पूरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं और आज का पहला चैप्टर होने वाला है बायोमोलिक्यूल। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बस बने रहो और जो मैं कहता हूँ बस सुनते चलना, ठीक है? जैसे-जैसे मैं पढ़ाते चलता हूँ आप सुनते चलना, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। स्टार्ट करें? चलिए। बायोमोलिक्यूल नाम से ही पता चल रहा है इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक है बायो और दूसरा है क्या मॉलिक्यूल। मतलब क्या होता है कि वैसे मॉलिक्यूल, वैसे अणु जो कि कहाँ होते हैं लिविंग बीइंग। बायो शब्द का मतलब ही होता है लिविंग बीइंग यानी जीवित वस्तु। तो जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं तथा क्यों पाए जाते हैं उनके अपापचय या दिनचर्या के लिए जो जो चीजें जरूरत है उसके लिए जो अणु पाए जाते हैं उसका बायोमोलिक्यूल कह देते हैं, ठीक है? अब कौन कौन से हैं मोटा मोटी थोड़ा समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो यहाँ 4 प्रकार लिखा हुआ है और 2 मैंने और जोड़ा है, विटामिन और एंजाइम। 4 मेन मेन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन एंजाइम। इसमें से एक हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, न्यूक्लिक एसिड। जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत डिटेल में करा है। यहाँ नहीं करेंगे, बाकी 5 हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ से सवाल बनते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है वो है आपका कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप कार्ब कह देते हो, सुक्रोज शुगर कह देते हो या शर्करा कह देते हो हिंदी में, ठीक है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पहला तो ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, मतलब सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन है? कार्बोहाइड्रेट, पहली बात। दूसरा ये याद रखना है कि केमिकली ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। अब ये क्या है सर? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। देखो, पॉली शब्द को तोड़ के समझना सीखो। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। तो ऐसा केमिकल है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हैं। पहली बात तो ये समझ आ गई। दूसरा क्या है कि या तो OH ग्रुप मतलब बहुत सारे OH ग्रुप के साथ साथ उसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है या कीटोन जुड़ा हुआ है। समझ आ गई बात? एल्डिहाइड के लिए मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि CH2 होता है और कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो, पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जिसमें जो आप डॉट जो जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं ना लाइन, इस लाइन को हम कार्बन मान लेते हैं, ठीक है? ये जहां जहां पे क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को उसको हम कार्बन मान लेते हैं। तो टोटल कितने कार्बन? एक ऊपर कार्बन, एक यहाँ नीचे कार्बन और 1 2 3 4 4 जगह यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो 4 और 2 6 कार्बन। तो 6 कार्बन ये हो गए टोटल। जब आप देखोगे तो C6H12O6 निकल करके आएगा, ये पूरा का पूरा निकल करके आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक OH है, एक OH है, एक OH है, एक OH है, टोटल 4 OH ग्रुप हैं। तो बहुत सारे OH ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर CHO ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। सर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? देखो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 OH ग्रुप हो गया और साथ ही साथ आप देख सकते हो क्या है? एक CO ग्रुप है। CO ग्रुप क्या कहलाता है? कीटोन। तो ऐसे ग्रुप वाले को हम क्या कह देते हैं? कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। इनका जनरली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nOn। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, उदाहरण के तौर पर जो ग्लूकोज है, जैसे मान लो N की जगह 6 आ गया तो C की जगह C के साथ 6 आ गया और H के साथ क्या हो जाएगा? 2n। 2n यानी 2 गुणे 6 तो 12 हो जाएगा और O फिर क्या हो जाएगा? N तो 6 हो जाएगा। यानी 1:1 का रेशियो रहता है जनरली इसमें CHO का। जनरली ये हो फॉर्मूला होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक है? और इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कह देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं? या हाइड्रोलिसिस दैट प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब OH ग्रुप टूट करके तब ये बनता है, ठीक है? तभी तो
पानी टूटता है, H2O टूटता है, तब जाकर के H और OH में बंटता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं H और OH दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसमें हाइड्रोलिसिस भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कह देते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड भी कह देते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये फार्मूला सब पर अप्लाई नहीं होता है, मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ, प्रमुख ऊर्जा का स्रोत हमारे बॉडी में ही होता है। 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मतलब जो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट बनते हैं, या एनिमल्स में या प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, उनको बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपको पता होगा कि प्लांट में जो सेलुलोज है वो भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, देखेंगे हम आगे। और देखो, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। जैसे आपको पता है प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ह्यूमन में जो होता है, एनिमल में जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा डीएनए आरएनए में जो शुगर होता है, बताया था ना मैंने आपको, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो वहां पर भी ये मदद करता है। सेल सिग्नलिंग एक प्रोसेस होती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें एक सिग्नल से, एक सेल से दूसरे सेल में कोई कम्युनिकेशन किया जाता है, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपसे, तो उसमें भी मतलब याद रखना है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जरा हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः क्या हो जाता है ना कि 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स में बांटे गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़े हुए हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड। देखो, सैकेराइड शब्द जहां भी आएगा ना तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा या शुगर से रिलेटेड होगा, ऐसे ध्यान में रखें। और मोनो तोड़ तोड़ के जितना सीखोगे समझोगे साइंस, उतना ज्यादा इजी होगा। शब्दों को पकड़ना सीखो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक तरह का। ओलिगो मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। और ये होता है ओलिगोसैकेराइड। पॉली होता है 10 या 10 से ज्यादा, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं पॉलीसैकेराइड। अब क्या है 10 या 10 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, या एक, क्या है ये समझो। जब हम शुगर पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, तो मोनोसैकेराइड में सबसे पहले बात तो ये है कि एक ही सैकेराइड का, एक ही मॉलिक्यूल का मिलकर के बना हुआ होता है। अब एक ही मॉलिक्यूल है तो उसको क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, इसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला नहीं होता। जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना CnH2n और ON होता है। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, मोनोसैकेराइड का नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर अगर हम उनको बांटे, मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन, तो ट्रायोज, ट्रायोज इसका एग्जांपल है। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन का शुगर। टेट्रोज मतलब 4 कार्बन का शुगर। इनके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका है, 3 कार्बन का शुगर है। इरिथ्रोज 4 कार्बन का शुगर है। वैसे ही देखो, पेंटोज शुगर याद आ रहा है, राइबोज या राइबुलोज, तो ये 5 कार्बन का शुगर है। यही तो डीएनए में होता था, राइबोज शुगर, ठीक है, डिऑक्सीराइबोज शुगर। और हेक्सोज, हेक्सोज में कौन कौन होता है? 6 कार्बन का बना हुआ होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे 6 कार्बन के बने हुए होते हैं। और इनको तोड़ोगे ना तो अब ये अपना कैरेक्टरिस्टिक लॉस कर देंगे। अब ये जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक ही मोनोसैकेराइड है ना, उसको तोड़ोगे ना तो वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, फिर कुछ और मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इससे सिंपल हम नहीं तोड़ सकते। हेप्टोज नाम से पता चल रहा है। देखो, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, पेंट मतलब 5, हेक्सा मतलब 6 और हेप्टा मतलब 7 होता है। ये ध्यान रखना है आप। और ओज लगे हैं तो ये शुगर से रिलेटेड है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अगर बांटे तो 2 तरीके के होते हैं जो आप देख चुके हो। या तो एल्डिहाइड लगा होगा, CHO लगा है तो एल्डोज कहलाता है, जैसे ग्लूकोज और राइबोज, ठीक है। और अगर कीटोन ग्रुप लगा है यानी CO लगा है तो कीटोज कहलाता है, सिंपल, जैसे फ्रुक्टोज और राइबोलोज। ये याद रखना, ये 2-3 एग्जांपल। ग्लूकोज इज मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड देख लिया, ओलिगोसैकेराइड पर। ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा, तकरीबन 10 तक, ठीक है, अगर मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर बने, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हो सुक्रोज, सुक्रोज देख सकते हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक केमिकल बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं, ठीक है। अब इस ओलिगोसैकेराइड के भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे पहला देखो, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नाम से पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल से, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनने वाले को हम डाइसैकेराइड कह देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब 2 मोनोसैकेराइड आएंगे तो आपस में जुड़ेंगे, तो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं, मान लो ये A एक मोनोसैकेराइड है, एक B एक मोनोसैकेराइड है, दोनों एक बॉन्ड से जुड़ेंगे, इसको हम कह देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कह देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं हम। ये I होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है A और B में, ठीक है।
जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी सीडीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो सिर्फ इन्हीं तीनों एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखो, सब में क्या है, एक एक मॉलिक्यूल कैसा है, ग्लूकोज का है, तो ग्लूकोज तो तीनों में होगा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज में। सुक्रोज में कैसे याद रखोगे बताओ? सुक्रोज में याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो, सुक्रोज में आर है, यहाँ ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज आता है, फ्रुक्टोज में भी आर है, पहला। दूसरा, लैक्टोज की बात कर लें तो लैक्टोज जो है दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोज तो है ही कॉमन, और साथ ही साथ देखो गैलेक्टोज में भी लैक्टोज आ रहा है, तो ये हो गया। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। समझ आएगी बात? सुक्रोज वाला आर से, लैक्टोज वाला जिसमें लैक्टोज लिखा है, और माल्टोज वाला दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलकर के बना है। ये सारे के सारे दो कंपोनेंट से बने हैं, दो मोनोसैकेराइड से बने, इसलिए इसको हम डाइसैकेराइड कह देते हैं। अच्छा, सुक्रोज की अगर हम बात करें तो तुम्हें पता है यही जो है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट में शुगर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड पर। पॉलीसेकेराइड में पहले हमने मोनोसेकेराइड देखा, एक का बना हुआ, फिर देखा हमने ओलिगोसेकेराइड जो 2 या 2 से ज्यादा से बनता है, 2 से 10 तक का। पॉलीसेकेराइड जो है वो 10 या 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पर 100,000 भी लिखा है, लेकिन 10 से ज्यादा आपको नॉर्मली याद रखना है कि 10 से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है तो पॉलीसेकेराइड कहला जाता है। ठीक है, और ये जो है टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं होता इसमें जनरली, और ये इनसॉल्युबल होता है, जल्दी घुलता नहीं है, जनरली ऐसा देखा जाता है। इसके दो टाइप हैं, दो प्रकार है, हमने बांट दिया ताकि आपको सुविधा। एक है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड? नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा पॉलीसेकेराइड जो स्टोर होता होगा। कौन है भाई साहब? तो पहला आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, ये ध्यान रखना है। कौन सा पॉलीसेकेराइड? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब स्टार्च कहां पर स्टोर होता है? तो प्लांट में स्टोर होता है, ये भी आपको पता है। ये स्टार्च दो चीजों से मिलकर के बना है, इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन। इमाइलोज और इमाइलोपेक्टिन ये दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, चलो अब तुम कहोगे सर ये भी तो डाइसैकेराइड है, सिर्फ दो ही शुगर से मिलकर। मेरे भाई ये और भी सारे शुगर से मिलकर बना है, ऐसे मत सोचो कि एमाइलोज एक है, नहीं नहीं नहीं, ये और भी कई सारी चीजों से मिलकर बना है, ये भी कई सारी चीजों से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों से मिलकर स्टार्च बना है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर, वो है ग्लाइकोजेन। हम क्या देख रहे हैं? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, किसमें? एनिमल और फंजाई में। ये हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, हम अभी देखेंगे ब्रांच कैसे होता है। इसे मान लो कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, तो आपस में ऐसे सिंपल अगर सिंगल चेन में है तो लीनियर फॉर्म होता है। जैसे मान लो अगर आपस में ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं, ऐसे मिलकर के कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, ऐसे मिलकर कोई कंपाउंड बन रहा है, तो ये ब्रांच नहीं हो गया, कोई ब्रांच नहीं हो गया। तो इस फॉर्म में होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ब्रांच लिखा जाता है। कहां पर स्टोर होता है? तो लीवर या मसल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। इसी ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च कह देते हैं, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, एसएससी में भी पूछा गया और सीडीएस में भी पूछा गया है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पर। पहला पार्ट हमने स्टोरेज वाला देख लिया, दूसरा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो तुम्हें याद रखना है पॉलीसेकेराइड के ही ये सारे एग्जांपल है। कौन कौन? पहला तुमने क्या देखा? स्टार्च, और दूसरा देखा तुमने ग्लाइकोजन, तीसरा देख रहे हो ग्लूकोज, और चौथा देख रहे हो काइटिन। सेलुलोज की बात करें, तुम्हें पता है प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल में नहीं होता है। ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ है, ये भी ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है पूरी पृथ्वी पर। और इसमें जो बॉन्ड बनते हैं ना, बीटा 1,4 लिंकेज बनते हैं। कैसे बनते हैं ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, बीटा 1,4 लिंकेज। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के समझाने लगूँ ना तो तुम फिर बाउंस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बना रहा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए बना करके तुम्हें समझाना। ठीक है, बट मैं नहीं बना रहा इसलिए क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, बीटा 1,4 लिंकेज उसमें होता है। ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है। दूसरा जो है स्ट्रक्चरल में, वो है काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन बनाता है, किसका? आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, जो बाहरी परत आपने देखा है ना, जैसे आर्थ्रोपोडा में कौन आ जाता है? आपका तिल चट्टा, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच के ऊपर आपने देखा होगा एक बहुत हार्ड सी लेयर होती है, वो लेयर काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और पंख भी होता है, वो भी देखा होगा आपने, तो वो काइटिन की बनी होती है। और ये काइटिन किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बना हुआ होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट पर। हमने तीन देख लिया, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब एक वैरायटी आती है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट की, तो ये उनसे अलग है। डिराइव्ड पॉलीसेकेराइड क्या होता है? देखो, डिराइव का मतलब होता है किसी चीज से उत्पन्न का होना, किसी चीज से प्राप्त करना।
तो अगर हम इसको किसी केमिकल मॉडिफिकेशन से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई चीनी या कोई और चीज प्रेजेंट है, उनको आपस में मिला करके या हम किसी और केमिकल्स को मिला करके जब नया शुगर प्राप्त करते हैं तो हम उसको डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, एमिनो शुगर, शुगर अल्कोहल, देख रहे हो ना इसमें शुगर अल्कोहल दोनों है, ठीक है, इसमें एमिनो और शुगर दो है, ग्लाइको और लिपिड दो है, ठीक है, तो इन सबको मिला करके शुगर बन रहा है, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो जैसे तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत सिंपल सा कि टाइट्रेशन करते हैं हम, क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन एक तरीके का टेस्ट होता है ना, जिसमें देखा जाता है कि हाँ भाई साहब ये एसिड है या बेस है, उसको देखने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। मैंने बताया था आपको केमिस्ट्री के क्लास में, एसिड या बेस है उसको टेस्ट करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। तो होता क्या है कि एक शुगर जो कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है तुम्हें पता है ना, बहुत अच्छे से पता है। रिड्यूसिंग में क्या हो जाता है कि या तो कोई अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दे या तो हाइड्रोजन गेन कर ले, ये बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। ऑक्सीडेशन में होता है कोई ऑक्सीजन गेन कर ले या हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, तो दोनों में से कोई हो रहा है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और रिड्यूसिंग कहलाता है इन दोनों में से कोई भी होता है। तो अब आ जाओ रिड्यूसिंग शुगर। देखो एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट एक तरीके का केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट, दोनों सेम ही है, ध्यान रखना, दोनों मतलब अलग अलग है लेकिन दोनों का काम इसी में किया जाता है, इसी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को अलग करने के लिए किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तुमसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कैसे पता करें कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो एक रिएजेंट होता है फेलिंग रिएजेंट, या उसका एक और वैरायटी है, दूसरा रिएजेंट है जिसका नाम है बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये दोनों रिएजेंट क्या कर देते हैं, अगर आप शुगर को इसमें डालोगे तो अगर ये शुगर इसको रिड्यूस कर दें, कलर बदल जाता है, कई सारी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, ठीक है, तो पता चल जाता है हाँ भाई इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, इस केमिकल को रिड्यूस कर दिया, तो हम मानते हैं कि शुगर कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जाम्पल कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे मेन मेन एग्जाम्पल है, जिसमें से तीन आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, जीएलएम, जीएलएम, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वो है जो इन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर रिएजेंट का कलर कैसा था, मान लो पिंक था, तो अगर रिडक्शन होगा तो कोई केमिकल इसमें डाला, रिडक्शन होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसमें डाला और कोई चेंज नहीं आया तो हम मान लेते हैं कि रिडक्शन नहीं हुआ है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता एक्सपेरिमेंट, उसके अलग तरीके होते हैं। सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आता है, सुक्रोज आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, और ये रिएजेंट दोनों ध्यान रखने आप। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ पर एक क्विक समरी देख सकते हो, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जो मैंने आपको बताया इनके एग्जांपल लिखे हुए हैं, और स्टोरेज स्ट्रक्चर के एग्जांपल लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल पर, जो कौन सा है, दूसरा बायोमोलिक्यूल है हमारा, वो है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। तो एमिनो एसिड एंड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन शब्द दिया था बर्जीलियस ने, बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने प्रोटीन शब्द सबसे पहले दिया। अच्छा, प्रोटीन शब्द का बेसिक डेफिनेशन ये था कि प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है, अभी हम देखेंगे एमिनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में चेन या फिर आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। कई सारे एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन इसका इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन बायोमोलिक्यूल, ये कहलाता है। बहुत सारे काम है प्रोटीन का, भी हम आगे देखेंगे भी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है ना, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी कई बार होता है, लेकिन सबसे मेन होता है वो होता है नाइट्रोजन। इसमें प्रोटीन में सबसे मेन कंपोनेंट कौन होता है, नाइट्रोजन। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, सॉरी, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मिलकर के बनाते हैं क्या, प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन के फंक्शन, कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन। स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करें तो केराटिन या कोलेजन उसके एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है कई सारे, जैसे केराटिन, कोलेजन, ठीक है। एंजाइम का काम करता है कई बार, सारे भी एंजाइम जो होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन के एग्जाम्पल है, एंजाइम का काम करता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट करने का भी काम प्रोटीन करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप हीमोग्लोबिन, पता होगा हीमोग्लोबिन, हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से कि ब्लड में ऑक्सीजन को इधर से उधर भेजने का काम यही करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। हार्मोन का काम करता है, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब क्या है, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। इम्यूनिटी का काम कर देता है, एंटीबॉडी वगैरह में
प्रोटीन पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब मूवमेंट करने में भी ये मदद करते हैं, एक्टिन मायोसिन वाला प्रोटीन, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। स्टोरेज करने का काम करता है, एक फेरिटीन नाम का कंपाउंड बनता है जिसमें आयरन स्टोर करता है। एनर्जी देने का काम करता है, 1 ग्राम में कितना एनर्जी होता है, 4 किलो कैलोरी, जो कि हम देख सकते हैं। ये सारे फंक्शन है प्रोटीन के। अब आ जाते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक पे, यानी हमने घर के बारे में जान लिया, थोड़ा समझे कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। तो जो सबसे मेन कंपोनेंट है जिससे ये बना हुआ है वो है एमिनो एसिड। ठीक है, अब समझो एमिनो एसिड क्या है। इसमें दो शब्द इसमें भी जुड़े हुए हैं, एक है एमिनो और एक है एसिड। सर एमिनो शब्द क्या एमीन से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, एमीन से जुड़ा हुआ है। और एसिड तो एसिड ही होगा, तो इसमें कौन सा एसिड आता है? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई साहब ये ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है, एक ऐसा एक सामान होता है, केमिकल होता है जिसमें दो ग्रुप होते हैं। एक का नाम है अमीन, यहाँ पर आप देख सकते हो NH2 है, NH2, और यहाँ पर देख सकते हो COH। क्या है? COH यानी एसिड ग्रुप है, और इधर क्या है? अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बहुत आराम से। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन है। मेन में क्या है? कार्बन। जो मेन कार्बन है जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं, एसिड भी जुड़ा है और अमीन भी जुड़ा है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इससे एक साइड जुड़ा हुआ है आर ग्रुप, और आर ग्रुप क्या कहलाता है? अल्काइल ग्रुप कहलाता है। अल्काइल ग्रुप कहलाता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो अल्काइल ग्रुप वो होता है जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर CH3, C2H5, C3H7, तो ये सब क्या है? ये सब अल्काइल ग्रुप है जो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर बने हुए हैं। तो ये जो चेन होता है ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी ये चेन बढ़ता जाएगा, और ये सारे फिक्स होते हैं। तो ये जो आर ग्रुप है यही डिसाइड करता है कि अमीनो एसिड कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, ये आर ग्रुप ही डिसाइड करता है। समझ आ गई बात? वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं आगे। अब देखो होता क्या है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, मान लो यहाँ पर एक आया CR, यहाँ पर आ गया क्या? NH2, यहाँ आ गया H, और यहाँ आ गया COH। तो ऐसे एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। इधर भी आ जाता है एक NH2, C, ऊपर आ जाता है R, इधर आ जाता है COH। तो आप देख सकते हो कि जो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं उसमें कौन कौन जुड़ रहा है? एक तो एमिनो ग्रुप जुड़ रहा है और एक एसिड ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और तब जाकर के अमीनो एसिड बनता है। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनता है, और सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बढ़े तो इसमें जो होता है कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, और वाटर रिलीज होता है, तो हम उसको मान लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट में क्या बन जाता है? डाइपेप्टाइड, और वाटर बन जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड करता है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, टाइप ऑफ एमिनो एसिड देख लेते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं मेनली। अगर हम न्यूट्रिशन के आधार पर अगर हम इसको क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करें, तो दो भागों में कर सकते हैं। एक है एसेंशियल, एक है नॉन एसेंशियल। नाम से पता चल रहा है कि एसेंशियल एमिनो एसिड वो होता है जो हमें बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब ये आपके घर में नहीं है, इसको बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर की चीज है तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसको हम एसेंशियल कह देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको बाहर से लेना पड़ता है, हमारा बॉडी इसको बना नहीं सकता है। नॉन एसेंशियल यानी घर की मुर्गी है, बॉडी इसको बना लेता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल कह देते हैं एमिनो एसिड। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर देख लो। जैसे एसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो जाता है? जो कि हमारा बॉडी नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होता है जिसको हमारा बॉडी बना लेता है। ये जो है हमारे डेली डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, और इसको हम इनडिस्पेंसेबल एमिनो एसिड भी कह देते हैं। किसको? एसेंशियल एमिनो एसिड को। इसको हम डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड कहते हैं। ये क्या है? नॉन एसेंशियल वाला है, और ये क्या है? एसेंशियल वाला है। ये अगर बात करें तो एडल्ट जो है 9 से ज्यादा एमिनो एसिड नहीं बना सकते हैं। ये टोटल 11 होती है, टोटल 9 होती है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ये इतने सारे नाम, जैसे 11 नॉन एसेंशियल है और 9 क्या है? एसेंशियल है। आप कोई भी एक याद कर लो तो आसान है। जैसे इसको अगर याद करना है तो देखो A4, G3, C और S। ये मैंने अलग से इसलिए लिख दिया है, क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि ए से इस साइड में एक भी एमिनो एसिड नहीं है, आप देख सकते हो ए से कोई भी नहीं, तो ए वाला सारा का सारा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कितने हैं? 4। जी से एक भी एसेंशियल एसिड नहीं है, सारे के सारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, 1 2 3, तो G3 मैंने लिख दिया है।
सी से सिस्टीन होता है, सिस्टीन क्या होता है, नॉन एसेंशियल होता है, और सी से इधर कोई भी नहीं है तो सी मैंने इधर लिख दिया। और एस जो है वो भी एस से देख सकते हो, सीरीन, सीरीन इधर नहीं होता है, इधर ही होता है, ठीक है। तो सीरीन मैंने लिख दिया है। तो ये जो आप दिख रहे हैं 4 3 7 और 2 9, तो 9 को तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला लेटर इधर नहीं है, सिर्फ दो हैं जो अलग है, वो है एक टाइरोसिन वाला और एक है प्रोलीन वाला। तो ये भी याद कर लो। कैसे? इसको देखो याद करने का तरीका, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो कि 7 और 2 इनको याद कर लो, या इसको याद कर लो। हिल में फिनाइल थी, ट्राई भी किया। हिल में फिनाइल थी, ट्राई भी किया। हिल से क्या हो जाएगा? HILL। नाम नहीं याद रखने हैं। देखो HILL, इसमें कहीं भी दिख रहा है HILL, मतलब H से, I से, L से, L से कहीं भी दिखेगा अगर एसिड, एमिनो एसिड, तो कैसा होगा? एमिनो एसेंशियल एमिनो एसिड होगा। तो इसको नाम याद नहीं करना, ध्यान नहीं देना उतना। उसके बाद बात करें तो में फिनाइल थी, ट्राई भी किया। में से क्या हो जाएगा? मेथियोनिन। फिनाइल से फिनाइल एनालिन, और थी से थ्रियोनिन, ट्राई से ट्रिप्टोफैन, और वी से वैलिन, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिल में फिनाइल थी, ट्राई भी किया। ये सारे याद हो जाएंगे आपको। जो बच गए वो सारे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हो गए, सिंपल। चलो, तो 11 और 9 20, टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। यही आपस में साठगांठ बिठा करके, चेन बना करके क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ एमिनो एसिड में और देखो, हम उनके नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर हम बात करें, जैसे कुछ एसिडिक होते हैं, ऐसे कुछ एमिनो एसिड है जिनमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, एसिडिक गुण पाया जाता है। कौन कौन है? उनके नाम में ही एसिड है, कितना आसान याद रखना। देखो, उनके नाम में ही एसिड है, जैसे एसिड, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ये सारे कौन हो गए? एसिडिक वाले एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड को याद रखने का तरीका है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पढ़ते हो ना आप HAL। तो H से हिस्टिडीन, A से अर्जिनिन, L से लाइसिन, तो ये तीन जो होते हैं बेसिक एमिनो एसिड होते हैं। न्यूट्रल कौन होते हैं? ST वाले लोग, ठीक है। ST वाले लोग बेचारे न्यूट्रल होते हैं, काफी प्यारे होते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रल, उनको देश दुनिया के बारे में नहीं है समझ, ठीक है, इसलिए उनको हम स्पेशल क्या देते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं, कई सारी सुविधाएं देते हैं, बेचारे वो न्यूट्रल होते हैं अभी तक तो, ठीक है। तो ST से आप याद रख सकते हो कि सीरीन, थ्रियोनिन, किसी को पर्सनल नहीं लेना है, इट इज ओनली फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव, अदरवाइज देयर इज नो एनी पर्सनल कंसर्न, सो जस्ट कीप इट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर एनी पर्सनल रीजंस, ओके। आ जाओ, न्यूट्रल एमिनो एसिड की बात करें तो देख लिया आपने, ST जो होता है न्यूट्रल होता है। एरोमेटिक मतलब कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जिनमें क्या होता है? स्मेल आती है, खुशबू आती है, काफी अच्छी सी स्मेल आती है, जैसे फिनाइलएलानिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनमें क्या होती है? अच्छी सी स्मेल आती है। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मिथ्योनिन और एक है सिस्टीन, ये दोनों याद रखना है। इनमें सल्फर पाया जाता है, मिथ्योनिन और सिस्टीन में। चलो, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपके टीयर 2 में, ठीक है। टीयर 2 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें प्रिकर्सन एमिनो एसिड के बारे में पूछा गया था, कौन सा एमिनो एसिड प्रिकर्सर एमिनो एसिड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, प्रिकर्सन एमिनो एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो। देखो, प्रिकर्सर शब्द का मतलब होता है प्री, यानी पहले। ये वैसा एमिनो एसिड है जो बाद में मॉडिफाई होकर के ये बनता है, इसका प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। मतलब शुरू में ये बना रहता है और बाद में मॉडिफाई होकर के इसमें बदल जाता है या इसमें डेवलप हो जाता है। जैसे ट्रिप्टोफैन के दो रूप हैं, या तो सीरोटोनिन बन सकता है या तो निकोटीनिक एसिड बन सकता है। वैसे ही ये टाइरोसिन है, इसके भी तीन रूप हैं, CTM, ठीक है। CTM क्या बन सकता है? कैटेकोलामाइंस, थायराइड हार्मोन्स, या मेलानिन बन सकता है। ये सीरोटोनिन ही आपसे शायद पूछा हुआ था, ठीक है। चलो, और लाइसिन, लाइसिन वाला से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? कार्नाइटिन। उसके अलावा अगर बात करें सिस्टीन से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है टोरिन। अर्जिनिन से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट्रिक एसिड। और ग्लाइसिन से क्या इंपॉर्टेंट है? हीम। बाकी सारे नहीं याद रखने हैं, बस एक बार इतना देख लेना। मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार तो नहीं पूछेगा, कंफर्म है, कंफर्म है कि यहाँ से नहीं आएगा। और आ जाता है तो इस बार इसको छोड़कर तो मत ही आना, क्योंकि इसको 100% लोगों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि छोड़कर आए होंगे। पिछले एग्जाम में CGL Tier 2 में यहीं से क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, ऊपर से सिर्फ इतने वाले ध्यान रखने हैं, जो मल्टीपल वाले हैं उनको नहीं ध्यान रखने, सिंगल सिंगल वाले ध्यान रखने। चलो, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन पर, ठीक है। हमने एमिनो एसिड देख लिया, प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन के टाइप समझते हैं। अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप है। जैसे इसके स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें, जैसे फाइबरस प्रोटीन, जैसे फाइबरस मतलब नाम से पता चला है कि ऐसे प्रोटीन जो फाइबर जैसे होते हैं, देखने में कैसे होते हैं? फाइबर जैसे होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर फाइबर जैसा होता है, जैसे रेशेदार हिंदी में कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर किराटिन, किराटिन या फिर कोलेजन, ये सब कैसे होते हैं? फाइबरस प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो जाते हैं? गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं देखने में, ठीक है। जैसे एंजाइम, हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे ग्लोबुलर होते हैं। कंजुगेटेड जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, कई सारे होते हैं आपस में मिक्स होते हैं,
ठीक है, मिक्स होकर के संयुग्मित होकर के वो प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अब आ जाते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पर। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है जरा समझना। डीनेचुरेशन का मतलब होता है खराब होना, डीनेचर होना, टूट जाना, बेकार होना, ठीक है, विकृतीकरण करना। तो कब होता है डीनेचुरेशन, उसका स्ट्रक्चर पूरा पूरा खराब कब होता है, जब या तो एक्सेस हीट में पड़ जाए, या तो एसिड में पड़ जाए, या तो बेस में पड़ जाए। ठीक है, तो ये तीनों एक्सट्रीम केस में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो उसका फंक्शन भी डैमेज हो जाएगा। सही बात है ना। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि बॉइलिंग एग, जब आप अंडे को बॉयल करते हो तो उसमें जो येलो येलो सा पार्ट है, एल्ब्यूमिन जो कहलाता है, वो क्या क्या हो जाता है। शुरू में जैसे देखोगे आपने, अगर अंडे को अगर तोड़ा हो तो देखा होगा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइडिक फॉर्म में होता है। लेकिन बॉयल होने के बाद क्या हो जाता है, ये आपस में जम जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन के डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा और क्लासिफिकेशन देखो, जैसे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर उनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया जरा समझना। सबसे पहले है प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन है यानी पुराने वाले होंगे, पुराने होंगे तो बिल्कुल सिंपल प्रोटीन, जैसे ऐसे धागेनुमा, ऐसे धागेनुमा प्रोटीन है, चेन में है तो हम प्राइमरी प्रोटीन कह देते हैं। वो लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियर सिंपल लाइन में बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे एमिनो एसिड मिलकर के जो एक दूसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और बना करके बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, थोड़ा और डेवलप स्ट्रक्चर होता है और ऐसे होते हैं, हेलिकल होते हैं। ठीक है, हेलिकल होते हैं। तो ये हेलिकल होते हैं, तो इनमें जो बॉन्ड है ना, इसमें आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर के ये हेलिक्स बना लेता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है और ये हेलिक्स बना लेता है। तो हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेकेंडरी। अब एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा और एडवांस है। ठीक है, जो और एडवांस है 3D स्ट्रक्चर है तो क्या कहलाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे ऐसे 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 मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बहुत सारे चेन आपस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एकदम जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये एग्जांपल, कौन सा, मायोग्लोबिलिन वाला, कैसा क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर हमने देख लिया। अब देखो, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपके आरबीसी में, पता है आपको। मायोग्लोबिन मसल में पाया जाता है, कीरेटिन आपके बाल में पाया जाता है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, पेप्सिन स्टोमक में। ये सारे सारे के सारे पढ़े हुए हैं ना, बताओ, लगभग तो सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब सारे रिवीजन भी हो रहे हैं। ट्रिप्सिन पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सब चीजें पढ़ाई हुई है मैंने, सारी चीजें पढ़ाई हुई है। ठीक है, अब सारा रिवीजन हो रहा है। नहीं पढ़ा आपने तो प्लीज जाकर के देख लिए, बहुत बेहतरीन क्लासेस ली है मैंने पूरे बायोलॉजी की या पूरे साइंस की। ठीक है ना, कहीं पर भी आप किसी भी पेड कोर्स से आप कंपेयर कर लेना, इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा। एक एक चीज बहुत फिल्टर्ड है। ठीक है, सो एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में पाया जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन किससे बनता है, पेंक्रिया के अंदर होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पास होता है अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल बनाता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल बनाता है इंसुलिन। किसमें होता है, पेंक्रिया में। हिस्टोन न्यूक्लियस में पाया जाता है, ट्यूबुलिन साइटोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, चलो अब एक और क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर पे ही, बनने के आधार पर, उनके फॉर्मेशन के आधार पर। कौन कौन है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, अमीनो एसिड का मिलकर के बना हुआ है। कोई ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बना है तो वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका सिंपल प्रोटीन। जैसे हिस्टोन, जैसे एल्बुमिन, जैसे ग्लोबुलिन। ठीक है, ये सारे के सारे। एक होता है कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, संयुग्मी, आपस में और सारी चीजें मिली होंगी। जैसे एमिनो एसिड तो होगा ही होगा प्रोटीन में, कुछ और भी चीजें मिलकर के प्रोटीन बनाती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हमने देखा है। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो डिराइव्ड प्रोटीन वैसा है जो नेचुरल प्रोटीन से या नेचुरल सोर्सेज से हम निकालते हैं, जैसे पेप्टोन और भी कई सारे हैं। ठीक है, सबसे रिचेस्ट सोर्स जो प्रोटीन का होता है वो कौन सा होता है, सोयाबीन होता है। यह ध्यान रखना है आपको, और हमारे मध्य प्रदेश को सोयाबीन का कटोरा कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इंजाइम, अब आ जाता है किस पर, इंजाइम पर। तीसरा नंबर क्या है, इंजाइम पर देख लेते हैं जरा। इंजाइम की बात करें तो इंजाइम को बायो कैटलिस्ट कह देते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भाई, बायो कैटलिस्ट क्यों कह देते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में, ए से बी बन रहा है, तो अगर इस पर एंजाइम काम कर रहा है तो वो इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। चाहे तो इसका स्पीड बढ़ा सकता है, चाहे तो इसका स्पीड घटा सकता है, ये पूरे पूरे कंट्रोल कर सकता है। तो वो बीच का काम कर रहा है ना, इस बीच वाले को हम कैटलिस्ट कह देते हैं।
और किससे बनता है? बायोलॉजिकल चीजों से बनता है, हमारे लिविंग बीइंग में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह देते हैं। एक बात याद रखनी है कि लगभग सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक एक्सेप्शन है, वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक तरीके का एंजाइम है जो कि क्या होता है? प्रोटीन नहीं होता है, बाकी सारे एंजाइम लगभग प्रोटीन होते हैं। अच्छा, अगर एंजाइम होता है, एंजाइम के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, एक्टिवेट होने वाली एनर्जी। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, तो इसको काम करने के लिए 50 रुपए ये मांग रहा है कि मैं काम तभी शुरू करूंगा जब आप मुझे 50 रुपए दोगे। लेकिन एंजाइम जैसे ये देखता है, एंजाइम देखने के बाद ये क्या कर देता है? एंजाइम देखने के बाद करता है कि तुम मुझे 20 रुपए भी दे दो तो काम मैं कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। तो एक्टिवेशन मतलब काम शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। तो इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है काम स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, ये टेम्परेचर और पीएच से काफी सेंसिटिव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच जो इसके लिए जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा या कम होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर हम एंजाइम की बात करें तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें, थोड़ा सा इसका भी वर्गीकरण देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरा समझिएगा। जैसे मेन जो है वो ये है ओटीएच और ओटीएच लिली। ओटीएच लिली एक न्यूक्लियस क्लास भी होता है, वो हम आगे देख लेंगे। एक न्यूक्लियस भी होता है, मेन यहाँ पर ओटीएच लिली देख लो। ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। अच्छा, जिसके नाम में भी एएसी आता है ना लास्ट में, तो वो जनरली क्या होता है? वो जनरली होता है आपका एंजाइम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा टी से क्या हो जाएगा? ओटीएच लिली। टी से क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेज। एस से हो जाएगा हाइड्रोलेज। एल से हो जाएगा तुम्हारा लाइगेज। आई से हो जाएगा आइसोमरेज और एल वाई से हो जाएगा लाइगेज, ठीक है। तो ओटीएच लिली से आप याद रख सकते हो, ये इसके क्लासिफिकेशंस हैं। एंजाइम के ये क्लासिफिकेशंस होते हैं, छोटे छोटे क्लास होते हैं और इनके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज का नाम क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है, नाम से पता चला। ट्रांसफरेज का क्या काम होता है? ट्रांसफर करता होगा। हाइड्रोलेज का क्या काम होता है? हाइड्रोलाइसिस यानी पानी को तोड़ने का काम करता होगा। लाइगेज क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, ठीक है। बिना हाइड्रोलिसिस के किसी ग्रुप को हटा देना है, उसको काट कर निकाल देना है वो। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन करता है। लाइगेज मैंने बताया था ये फेविकॉल का काम कर देता है, जोड़ने का काम करता है। इन सब के एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। चलो, अब आ जाते हैं सबस्ट्रेट के आधार पर। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई केमिकल है या कोई सामान है जिस पर एंजाइम काम करेगा, जिसको एंजाइम अपना इफेक्ट दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा, तो जिस पर प्रभाव दिखाता है उसको हम सबस्ट्रेट कह देते हैं, ठीक है। तो जिस पर प्रभाव दिखा रहा है उसको सबस्ट्रेट कह दिया। तो उसके आधार पर मेनली हमने 3 पार्ट देखे हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट। अगर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पर काम कर रहा है तो उसको हम उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्या? एमाइलेज। प्रोटीन पर काम करने वाले एंजाइम के एग्जांपल कौन है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये पता है ना कि प्रोटीन को तोड़ते हैं। फैट पे काम करने वाला लाइपेज, ठीक है। पीएच और लोकेशन के आधार पर भी कुछ है, जैसे एसिडिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है। एसिडिक कहां पर पाया जाता है? आपको पता है, एग्जांपल स्टोमैक में पीएच 7 से कम पे काम करते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम। न्यूट्रल 7 पे काम करते कहाँ होते हैं? सलाइवा में, जैसे एमाइलेज, कैटालेज, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अल्कलाइन एंजाइम कौन से होते हैं? जो बेसिक, ठीक है, बेसिक वाले मीडियम में काम करते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं। आगे बढ़ जाए तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जैसे जिस पर वो काम कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो एंजाइम को भी पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा। एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अब एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और ये घट जाए तो भी इस पर फर्क आ जाएगा भाई, ये बात भी सही है, ठीक है। इसका पावर बढ़ जाए, इसका पावर उतना का उतना ही, तो भी इसमें फर्क आ जाएगा। टेम्परेचर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। जितना ज्यादा होगा डीनेचुरेशन स्टार्ट कर देगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा प्रोटीन को। पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ठीक है। एक्टिवेटर और इनहिबिटर 2 शब्द होते हैं। एक्टिवेटर वो होता है जो स्टार्ट करने का काम होता है, इनहिबिटर का मतलब होता है जो बंद करने का काम करता है, निरोध करने का काम कर देता है इसके। अच्छा, थोड़ा यहाँ से इनहिबिटर के बारे में पूछ लिया जाता है। एंजाइम इनहिबिटर टाइप्स देखो होता क्या है? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम पर एक साइट होता है जिसको हम एक्टिवेशन साइट कह देते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन साइट कह देते हैं। मतलब यही पर आकर के, यही वाला पार्ट जाकर के किससे जुड़ेगा? सबस्ट्रेट से जाकर के जुड़ेगा, तो जाकर के वो क्या बनेगा? वो सबस्ट्रेट पर काम करना शुरू करेगा। होता क्या है, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आकर के इस वाले पार्ट पर बंद हो जाते हैं।
इस वाले पार्ट पर बंध जाते हैं, कहते हैं कि यार सिर्फ अब तुम मेरे हो, अब किसी के पास नहीं जा सकते। तो एंजाइम भी अगर इस पार्ट पर आकर के जुड़ गए, किस वाले पार्ट पर, एक्टिवेशन साइट वाले पार्ट पर आकर के जुड़ गए, तो अब ये बेचारा जो है किसी सबस्ट्रेट से जुड़ ही नहीं पाता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कंपटीशन था सबस्ट्रेट में, और एक कोई मॉलिक्यूल है जो आकर के इसको रोक रहा था। तो इन दोनों में कंपटीशन, अगर ये आकर के पहले जुड़ गया तो ये बेचारे इससे नहीं जुड़ पाएंगे, और ये आकर के जुड़ गया तो फिर ये बेचारे निराश होकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन। नॉन कंपटीशन में ये होता है कि भाई एक जुड़ा भी हुआ है, एलोस्टेरिक एक्साइट होता है ऐसे ही इसमें, तो भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरे पर जाकर के काम कर सकता है। ठीक है, फीडबैक में क्या होता है, जैसे मान लो एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट पर काम किया, उसने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया। अभी जो प्रोडक्ट बनाना, ये प्रोडक्ट क्या करता है, अब इसको रोक देता है, कह देता मैं तो बन गया, अब दूसरा नहीं बनेगा। तो एंड प्रोडक्ट जो है, जो फाइनल बन करके निकला है, वो जब इसको रोक दे कि भाई साहब अब नहीं रोक आप कर सकते, तब कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन, कि भाई अब दोबारा मेरे जैसा नहीं बना सकते हो आप। तो ये कहलाता है क्या, फीडबैक इनहिबिशन। एग्जांपल यहाँ लिखे गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके कंसेप्ट समझ लो, बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफी है। कुछ एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव के लिए फैक्ट्स जान लो। एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में भी मोस्टली कौन से, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये डीनेचर हो सकते हैं अगर एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम पीएच मिल जाता है तो। इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच चाहिए काम करने के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसी से कुछ ना कुछ वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैटलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, जो कि क्या कर सकता है, H2O2 जिसको हम कहते हैं पेरोक्साइड, उसको तोड़ने में मदद करता है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देख लो और उसके फंक्शंस देख लो, जैसे एमाइलेज, माल्टेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब मैं वैसे बता चुका हूं, फिर भी देख लो। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, आपको पता है, सलाइवा में पाया जाता है या फिर आपके पेंक्रिया में पाया जाता है। ये करता क्या है, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है आपका। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन पे, याद आ रहा है ना आपको। ट्रिप्सिन भी क्या कर देता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। लाइपेज फैट को तोड़ता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, हम आगे देखेंगे कैसे फैट होता है। लैक्टेज की बात करें तो लैक्टोज को तोड़ता है, नाम से पता चल रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कैटलेज क्या कर देता है, कैटलेज जो है पेरोक्साइड को तोड़ता है, सबसे फास्टेस्ट होता है ये। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनाता है, और एटीपी सिंथेसिस एटीपी बनाने में मदद कर देता है। बस इतना ही आपको ओवरव्यू के तौर पर ध्यान रखना है, बाकी ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहां जाकर के देख लेना। अब हमने 3 चीजें देख ली, अब हम चौथे पर आ जाते हैं। चौथा कौन सा है, वो है फैट या लिपिड। फैट लिपिड के बारे में जरा पढ़ते हैं। देखो, फैट लिपिड के बारे में कहा जाता है कि एक तरीके का क्या होता है, ईस्टर होता है, ईस्टर ऑफ ग्ली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, ये देख रहे हो ना, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड का क्या होता है, कहाँ गया, यहाँ पर देख लो, ग्लिसिरॉल, ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड। अभी हम देखेंगे क्या होते हैं ये फैटी एसिड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इन दोनों का ईस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, उनके साथ ईस्टर भी जुड़ा हुआ है, तो क्या बना लेता है, फैट बना लेता है। अच्छा, ये फैट कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इनसॉल्युबल होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होता है सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर H2O है। ठीक है, H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है पोलर सॉल्वेंट, जैसे मान लो ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक है H एक है, इन दोनों में जब बॉन्ड बना होगा, तो अगर इन दोनों के बॉन्ड बनने के दौरान इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तभी तो बॉन्ड बना होगा। केमिस्ट्री याद कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बराबर बराबर ना हो तो क्या हो जाता है, इनमें पोलराइजेशन हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे सॉल्वेंट को हम कह देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब मान लो कोई ऐसा है जिसमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें क्या है, बराबर बराबर शेयरिंग होती है, तो वो नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, ये जो पोलर होता है ना, जनरली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए अच्छा सॉल्वेंट होता है। तुम पता है ना, डाईपोलर बनता है H2O में, इसलिए अच्छा सॉल्वेंट होता है वाटर। पता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं वाटर को। खैर, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सारे हो जाते हैं। ये मेजर एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है, फैट। तुम्हारे बॉडी में जो फैट हो, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं बॉडी में। ये भी इसके भी मेन अगर मॉलिक्यूल हम बात करें, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ईस्टर का फॉर्म होता है। और ये किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही बने हुए थे। और इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो इसका भी क्लासिफिकेशन देख लो। 3 तरीके का होता है, एक होता है क्या, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड। सिंपल लिपिड की बात करें तो सिंपल ही होते हैं। कंपाउंड मतलब काफी सारे मिलकर सिंपल हो गया, कंपाउंड मतलब बहुत सारे मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया तो कंपाउंड। डिराइव्ड किसी चीज से निकाला जा रहा है। तो सिंपल लिपिड में कौन कौन आता है, वैसा है जो
एक एग्जाम्पल होता है फैट। फैट एक तरीके क्या है, लिपिड का एग्जाम्पल है। और फैट क्या होता है, ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसराइड से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वैक्स, ये सारे सिंपल लिपिड में आ जाते हैं। इनका मेन काम क्या है, ऊर्जा का भंडारण या फिर जल रोधक। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स कंपाउंड है, कई सारी चीजों से मिलकर बने हुए हैं। ये किस में काम आते हैं, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। याद है ना, फॉस्फोलिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन में था, ग्लाइकोलिपिड सब कुछ याद आ रहा होगा। डिराइव्ड लिपिड की अगर हम बात करें तो स्टेरॉइड, फैटी एसिड, ये सारे के सारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है दो चीजों को पढ़ते हैं। पहला है फैट, फैट का दूसरा नाम है ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। ये किसका बना होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर के बना हुआ है, पूछा गया आपसे। साथ साथ एस्टर भी होता है। ये कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू, याद आ रहा है, एडिपोज टिश्यू में ये क्या होता है, स्टोर होता है, ध्यान रखना है। और ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम स्टोर करके रखता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आगे बढ़ जाए तो फैटी एसिड के बारे में थोड़ा जानते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, तो तुमने देख लिया कि इसमें एसिडिक ग्रुप लगा है, इसमें एसिडिक ग्रुप लगा है, एसिड लगे होते हैं। अब फैटी एसिड 3 तरीके का होता है, ठीक है। कैसे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एसेंशियल फैटी एसिड, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैचुरेटेड क्या कहलाते हैं, वैसा एसिड, वैसा फैटी एसिड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। एसेंशियल वो है जो आपके खाने में चाहिए, बहुत मस्ट है लेना, ठीक है। फैट भी हेल्दी होते हैं। जैसे सेचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है वो हार्मफुल होता है। कैसा होता है, हार्मफुल होता है। अनसेचुरेटेड होता है वो कम हार्मफुल होता है, कंपेयर टू सेचुरेटेड थोड़ा बेटर होता है। जो आप खाने में लेते हो, आप देखना ऑयल के पीछे लिखा होगा ट्रांस फैट, या ट्रांस फैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बट सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट लिखा होगा वहां पे, ठीक है। सेचुरेटेड फैट के एग्जांपल है पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। जाकर के अपना ऑयल चेक करना, कोई भी ऑयल खाते हो उसके पीछे देखना, ये सारी चीजें लिखी होंगी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या क्या होता है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। और एसेंशियल फैटी एसिड में क्या होता है, लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड। अच्छा, एक फैटी एसिड काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कौन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। और साथ ही साथ एक और फैटी एसिड है जिसका नाम है मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको मुफ्फा कह देते हैं। और एक होता है पुफ्फा, पुफ्फा क्या होता है, पुफ्फा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो ये है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, ठीक है, आपके हेल्थ के लिए। फैट का फंक्शन क्या होता है, पहला तो ये कि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है लंबे समय के लिए, बॉडी को इंसुलेट करने का काम कर देता है। मतलब आपको पता है स्किन के जस्ट नीचे, ठीक है, क्या कर देता है, एक लेयर बना कर रखा है ताकि बाहर से कुछ भी हो रहा है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर, कई सारी चीजों पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसको इंसुलेट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स बनाने में, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, ठीक है। हार्मोन्स को बनाने में काम आता है, विटामिन वगैरह को सोल्यूबल करने में काम आता है। अब एक टर्म आता है रेंसिडिटी, केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ भी देख लो। रेंसिडिटी का हिंदी होता है विकृत गंधिता। जब यही फैट या ऑयल, तुम्हें पता है ना, खाने को अगर तुम कुछ दिन के लिए छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, क्योंकि उसमें जो फैट है ना, उसमें जो ऑयल है वो खराब होने लगता है। यही खराब होता है तो क्या हो जाता है, खराब मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो कहलाता है रेंसिडिटी। इसी की वजह से क्या होता है, खराब टेस्ट और खराब स्मेल आती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फैट और लिपिड्स के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे फैट जो होता है वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कंपेयर टू किससे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। एडिपोज टिश्यू वैसा टिश्यू है जो मेन फैट स्टोर करने का काम करता है एनिमल्स में। फॉस्फोलिपिड आपको पता है कि आपके मेम्ब्रेन में बनाने में काम आता है। स्टीरॉइड की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल और सेक्स हार्मोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एसेंशियल फैटी एसिड की बात करें तो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बाहर से लेते हैं। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जिसका नाम है विटामिन या विटामिन। विटामिन शब्द दिया था कश्मीर नहीं, कैसिमिर फंक ने, ठीक है, ये पूछा जाता है। फंक ने दिया था, कब दिया था, 1912 में। विटामिन शब्द, विटामिन क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है अपने नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए, जिसको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर के खाने पीने के सामान से हम लेते हैं। अब इस विटामिन को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को याद रखने का एक कॉमन मार्केट में तरीका चलता है, कीड़ा से याद रख सकते हो। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चार जो होते हैं ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। और जो बच गया कौन कौन सा, बी और सी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। पहले फैट सोल्यूबल देख लो। फैट सोल्यूबल की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है कौन, ए की बात करें तो इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। जो तुमसे पूछा जाता है वो सारी बातें यहाँ लिखी गई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसी को रिवीजन करते रहना है। विटामिन ए दूसरा नाम है रेटिनॉल, केमिकल नाम है इसका। कहाँ कहाँ मिलता है, गाजर खाने में, दूध पीने में, मछली खाने में,
लिवर ऑयल में, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए मिलता है। काम किस में आता है, देखने में, ग्रोथ में, स्किन के डेवलपमेंट में, इन सब में काम आता है विटामिन ए। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होती है। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरा विटामिन है फैट सोल्यूबल, वो कौन सा है, डी। डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहाँ मिलता है, सनलाइट में, सनलाइट से मिलता है, मिल्क से मिलता है और फिश से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में मदद कर देता है, और जो मेन इसका है, इसकी कमी से बीमारी होती है रिकेट, ये ध्यान रखना। तीसरा जो है वो है विटामिन ई, जिसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हमारे वेजिटेबल ऑयल में या नट्स वगैरह, जो आप कैशू नट और ये बादाम वगैरह खाते हो, उसमें मिलता है जनरली। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये क्या कर देता है, आरबीसी को बचाए रखने में काफी मदद कर देता है। इसकी कमी से अनीमिया रोग होता है, ध्यान रखना। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या होता है, हमारे कहां से मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाले सब्जियां हैं, साग सब्जी हैं, उनसे मिलता है। ये ब्लड क्लॉट का काम करता है, ये 1 लाख बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो। इसके कमी से क्या हो जाएगा, हिमोरेज होगा या डिलेड क्लॉटिंग होगा, ब्लड जल्दी जमेगा नहीं। विटामिन डी के बारे में एक बात याद रखनी है कि हमारे स्किन के द्वारा बना ली जाती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में। जब आप सनलाइट में खड़े होते हो तो विटामिन डी हमारा स्किन बना लेता है खुद से ही, ठीक है। वाटर सोल्यूबल की अगर हम बात करें तो वाटर सोल्यूबल में ये सारे आते हैं, पूरा का पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी के नंबर आते हैं, और फिर सी आ जाता है। तो B1 जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो, विटामिन B1 कौन होता है, इसका दूसरा नाम है थायमिन। कहाँ मिलता है, होल ग्रेन्स में, जो आप अनाज वगैरह खाते हो, नट्स में भी मिलता है थोड़ा बहुत। इसका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट वगैरह को बनाने में मदद कर देता है, नर्व के फंक्शन मदद करता है। इसके कमी से हो जाता है बेरी बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। कहाँ मिलता है, मिल्क में, ग्रीन वेजीज में मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से हो जाता है चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। विटामिन B3 की बात करें, नियासिन कहलाता है। एक बार गो थ्रू कर लेना तो आसान हो जाएगा इसको। मैं ट्रिक बचाने से बचता हूँ मेरे भाई, क्योंकि ट्रिक एक बार भूल गए ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है। मैं ऑलरेडी इसमें फंस चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई ट्रिक पर निर्भर हो, कोई ट्रिक पर काम करे, इसलिए मैं ट्रिक बचाने से बचता हूँ। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी कि तुम्हें मैं बताऊँ ट्रिक, ठीक है, बट मैं नहीं बताना चाह रहा, सच्ची बता रहा हूँ। तो विटामिन B3 की बात करें तो अदर नेम में क्या होता है, नियासिन होता है, मीट और बीन्स में पाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बीमारी इंपॉर्टेंट है, पिलागरा नाम की बीमारी होती है, वो इसकी कमी से होती है। विटामिन B6 काफी इंपॉर्टेंट है, B1, B6, B12, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। B6 का नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। फिश और बनाना में मिलता है, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में मदद कर देता है, और इसकी कमी से अनीमिया या फिर कन्वल्शंस हो जाता है। B12 स्टार मार्क कर लो, B12 काफी इंपॉर्टेंट है। कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। मीट और एग में मिलता है, आरबीसी के बनाने में और नर्व के फंक्शन में बहुत मदद करता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पर्निशियस अनीमिया, एक तरीके का अनीमिया होता है, अनीमिया होता है इसी के कारण। फोलेट, B9 को फोलेट भी कह देते हैं, कई जगह B8 भी देखोगे उसको भी फॉलिक एसिड लिखा मिल जाएगा, लेकिन B9 मोस्टली फोलेट या फॉलिक एसिड लिखा मिलेगा। ये कहाँ मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स में, जो पत्तेदार सब्जियां उसमें मिलता है। ये डीएनए बनाने में, आरबीसी के बनाने में मदद कर देता है। इसकी कमी से हो जाता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। ये सब अनीमिया के अलग अलग टाइप्स है। और लास्ट में आ जाता है विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, जो कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो भी साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल, उनमें पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर देता है, कोलाजन सिंथेसिस में मदद करता है, और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। और ये सारे वापस से एक बार चार्ट बना करके लिखा गया है, तो जिसको एक साथ पढ़ना वो एक साथ देख सकता है, जिसको अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखना वो उससे देख सकता है, मैंने लिख दिया है। अब एक कैटेगरी आ जाता है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो शब्द का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा या कम। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, पानी हो गया, ये सारे के सारे बहुत हाई अमाउंट में चाहिए। कहाँ से मिलते हैं, हमारे सीरियल्स, अनाज से, लिगुम्स, दलहन से, ठीक है, मीट, मछली, इन सब चीजों से जो आप खा रहे हो ना, इनसे मिल रहे हैं। और इसकी अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारे बॉडी में चाहिए लेकिन कम अमाउंट में चाहिए। कहाँ मिल जाता है, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, ये सारे जो है विटामिन और ये सारे जो हो गए, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए हमारे बॉडी में। कहाँ से मिल जाते हैं, वेजिटेबल से, फ्रूट से, एग से, ग्रीन लीफ से, ये सारे से मिल जाते हैं। याद रखने का यहाँ पर मैंने एक तरीका लिखा है, ये सारे कौन है मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारे कौन है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये सारे कितने चाहिए, 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ प्लांट ड्राई वेट प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले हैं, ये सारे के सारे देख रहे हो सिंगल लेटर के बने हुए होते हैं, देख रहे हो सिंगल लेटर वाले हैं, CHONPKS, सिंगल लेटर वाले हैं ना। सिर्फ दो ऐसे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम,
जिसमें 2 लेटर आते हैं। सिलिकॉन भी होता है बट मेनली आपको 2 याद रखना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कैल्शियम मैग्नीशियम 2 ऐसे डबल लेटर वाले हैं जो कि मैक्रो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। बाकी सारे सिंगल लेटर वाले जो भी आपको दिखेंगे वो सारे के सारे कहा जाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। अच्छा, माइक्रो की बात करें तो सारे देखो डबल लेटर में है, डबल लेटर में है, ठीक है, सारे डबल लेटर में। सिर्फ एक है जो सिंगल लेटर में है, कौन सा, बोरॉन। तो ये आप याद रख लो, ऐसे याद रख सकते हो, या तो कैल्शियम मैग्नीशियम याद रख लो, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे सारे, और इधर बोरॉन याद रख लो, खत्म हो गई बात। 3 याद रख लोगे बाकी सारा सेट हो जाएगा। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस नाम से पता चल रहा है संतुलित आहार, ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशन आपको बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ठीक है, मिनरल्स, सारे के सारे बराबर मात्रा में मिल जाता है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज नेचुरल शुगर कहलाता है। जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, कहाँ पर, सारे फ्रूट्स वगैरह में यही शुगर पाया जाता है। सारे फ्रूट क्यों मीठे होते हैं? क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है, इसीलिए इसको हम स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर भी कह देते हैं। और अगर हम बात करें तो विटामिन डी और के जो होता है वो हमारा बॉडी खुद बना सकता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, डी तो बताया था, ये भी बॉडी हमारा खुद बना सकता है। बाकी विटामिन हम बाहर से लेते हैं। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम साइनो कोबालामाइन होता है। विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है, और आंवला जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पूछा गया है। टूथ टीके को रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाला जाता है। सर ये कहां से? यार मन आया तो मैंने डाल दिया, याद आया था रैंडम, मैंने कहा डाल देते हैं, तुम्हें तो क्वेश्चन ही करने तो डाल दिया मैंने यहाँ। सोडियम बेंजोएट होता है जो फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है। चलो ये वाला चैप्टर खत्म। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन डिजीज पर। देखो डिजीज तो वैसे प्लांट वाले भी हैं और भी कैटेगरी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन डिजीज, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लांट वाले मैंने ऑलरेडी बोटनी में जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करा दिए थे, फंगस और जो भी वाले थे। ह्यूमन डिजीज की बात कर लेते हैं। तो पहले 2 भाग में बांटते हैं डिजीज को, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेबल, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज वैसा होता है, नाम से पता चल रहा है, संचारी या संक्रामक रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। किससे जाता है? या तो हवा से जाए, पानी से जाए, वेक्टर से जाए, कोई लेकर के जाए, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आने से जाए, खाना से एक्सचेंज होने से जाए। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर जा रहा है तो हम उसको कम्युनिकेबल डिजीज कह देते हैं। अब इसको लेकर के कौन जाता है जनरली? एक तो जो बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी करते हैं, सिर्फ उनको पैथोजन कहा जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये क्या होते हैं? बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, पैथोजन कहलाता है। कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिंथस, सारे हो सकते हैं। एक होता है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होता है जो किससे आता है? एनिमल से होता है ह्यूमन में। एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो तो कहलाता है जूनोटिक डिजीज। जैसे आपने सुना होगा कोरोना कहां से आया था? बर्ड से आया था। बर्ड मतलब, सॉरी बर्ड कह रहा हूँ, बैट से आया था। बैट यानी चमगादड़ों से ट्रांसफर होते हैं, जैसे मंकी पॉक्स, मंकी में से इंसानों में आ रहा है। तो वैसे डिजीज जो जानवरों से इंसानों में आ रहा है उसको हम जूनोटिक डिजीज कह देते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। ये डिजीज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा डिजीज को समझते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज को जानते हैं। सारे बैक्टीरियल डिजीज हम कवर करेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलेरा, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, प्लेग, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे कम्युनिकेबल हैं, प्लस बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हैं। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। टाइफाइड नाम में टाइफी है, ट्यूबरकुलोसिस के नाम में ट्यूबरकुलोसिस है, याद रखना कितना सारे। कोलेरिया के नाम में ही कोलेरी है, ये सारे बैक्टीरिया हैं। न्यूमोनिया के नाम में ही न्यूमोनिया है, तो कितना आसानी याद रखना। डिप्थेरिया के नाम में डिप्थेरिया है, लेप्रोसी के नाम में लिपरी है, और प्लेग के नाम में पेस्टिस है, यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। अब और चीजें देख लो, जैसे इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में क्या होता है? टीबी का दूसरा नाम होता है व्हाइट कॉलेरा। इसमें सिम्टम होते हैं खांसी आना, बुखार आना, वजन का घटना। टाइफाइड में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, एब्डोमिनल पेट में दर्द होने लगता है। कॉलेरा में होता है क्या? सीवियर डिहाइड्रेशन, मतलब वोमिटिंग होना, ठीक है, लूज मोशन लगना, दस्ते लगना, वो सब कॉलेरा में होता है। और न्यूमोनिया की बात करें तो बुखार आ जाता है, डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। डिप्थेरिया की बात करें तो गले में दिक्कत होती है, गले में काफी दिक्कत हो, ब्रीदिंग लेने में इश्यू हो, ठीक है। लेप्रोसी की बात करें तो कोढ़ जिसको कहते हैं हिंदी में, वो होता है। प्लेग, प्लेग में क्या होता है? बीमार, अब बुखार लग जाएगा या स्वलन हो जाएगा कई जगह पर, लिम्फ नोड्स वगैरह पे। ट्यूबरकुलोसिस हवा में फैलता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे टेस्ट। कॉलेरा जो होता है पानी से फैलने वाली बीमारी है। न्यूमोनिया जो है लंग बड़ा हो जाता है। डिप्थेरिया की बात करें तो डीटीपी नाम की एक, डीपीटी नाम की एक वैक्सीन होती है डिप्थेरिया की, वो दी जाती है, बचपन में लगाई जाती है, ठीक है। लेप्रोसी की बात करें तो क्रोनिक डिजीज होता है। प्लेग की बात करें तो रैट से होने वाला एक बीमारी है प्लेग, चूहे से होने वाली बीमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज और भी है, जैसे टिटेनस, whooping कफ, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये कैटल में पाया जाता है। कैटल यानी जो आपके गाय भैंस है ना, ये सारे जो चरने वाले जानवर हैं, उन सबको हम एंथ्रेक्स कैटल कह देते हैं। उनमें एक कैटल एंथ्रेक्स नाम की बीमारी पाई जाती है। गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब होते हैं। चलो अब वायरल डिजीज देख लो। वायरल डिजीज की बात करें तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, डेंगू। देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर के इनमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके कारण हुआ है, तो वो सारी बातें लिख दी हैं, ठीक है। तीसरा सिम्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे नहीं पूछा जाता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख सकते हो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, ये सब किसके होते हैं? ये सारे होते हैं हमारे वायरस के कारण। ये किसके कारण होते हैं? यहाँ पर सारे इनके वायरस के नाम लिखे हुए हैं, मन हो तो याद कर लेना, नहीं हो तो सिर्फ बीमारी का नाम याद करके चले जाना। इसके अलावा एड्स जो होता है वो भी इसी के कारण होता है, वायरस के कारण। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है HIV वायरस। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज होता है, रूबेला भी वायरल डिजीज होता है, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, ये सारे वायरल डिजीज होते हैं। मेनिंजाइटिस होता है दिमाग में होता है, ठीक है। चलो प्रोटोजोअन डिजीज की बात करें तो प्रोटोजोअन डिजीज वैसे होते हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, जैसे मलेरिया इंपॉर्टेंट है। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट और है क्योंकि ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के कारण होता है। और यहाँ जो देखो डेंगू जो है, डेंगू एडिस मस्कीटो के कारण होता है। एडिस मस्कीटो के काटने से होता है और मलेरिया एनोफिलिस के काटने से होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद नहीं हो गए। डेंगू में डी है, एडिस में डी है, मलेरिया में एल है और एनोफिलिस में एल है। हो गई खत्म बात। चलो तो मलेरिया के अलावा अगर हम बात करें तो अमीबियासिस प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस काफी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस ये दो तो आपको भूलना ही नहीं है। ट्रिपेनोसोमा से होता है। सिस्से फ्लाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिस्से फ्लाई एक तरीके की मक्खी होती है जो एक दूसरे से पहुंचाती है, ठीक है। काला आजार आपने खूब सुना होगा। लिस्मानिया दोनोवानी नाम के एक प्रोटोजोआ है, उससे ये फैलता है। सैंड फ्लाई जो होता है वो इसको ट्रांसफर करता है। हेलमिंथिस डिजीज कौन कौन से? एस्केरिस, फाइलेरियासिस और टेनियासिस। एस्केरिसिस में क्या होता है? राउंड वर्म, राउंड वर्म यानी जो दाद होता है ना उसका होता है। फाइलेरियासिस या एलिफेंसियासिस ये कौन करता है? हाथी पाव जिसको कह रहते हैं, पैर फूल जाता है, देखा होगा आपने। ये होता है किसके कारण? उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम का एक होता है हेलमिंथिस, उसके कारण होता है। और ये क्यूलेक्स नाम की मॉस्किटो काटने के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रहा था। टीनियसिस होता है टेपवर्म के कारण, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। और अंडर कुक मीट होता है, उससे भी ट्रांसफर हो जाता है। फंगल डिजीज की बात करें तो रिंगवर्म, जो ऐसे गोल ऐसे चटके से हो जाते हैं ना धब्बे, जो ईच करता है काफी ज्यादा, ठीक है, तो उसको अब दाद वगैरह खुजली वगैरह होती है, वो रिंगवर्म फंगल बीमारी होती है। उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, बस इनके बीमारी के नाम याद रखने हैं। जैसे फंगल से होने वाले ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगवर्म और एथिलिक फूड, ये दो तो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कैंडिडियासिस, ओरल थ्रश, एस्परगिलोसिस, डेंडरमाइकोसिस, ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो। और ये एस्थमा और स्कैबिज, ये दो, ये आपको याद रखने हैं, फंगस से होने वाली बीमारी है। अब हम आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एक दूसरे से नहीं फैलते होंगे वैसे बीमारी, डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये क्या हो जाता है? जेनेटिक के कारण हो सकता है, या लाइफ स्टाइल के कारण आपके अंदर आ सकता है, ठीक है, या न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकता है, हार्मोनल के कमी के कारण हो सकता है, या ऑर्गन फेलियर के कारण हो सकता है। कई सारे कारण हो सकते हैं, बस ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहला देख लेते हैं न्यूट्रिशन से कमी के कारण, न्यूट्रिशन के कमी के कारण होने वाले कौन कौन से हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? अनीमिया। विटामिन ए की कमी से होने वाली है नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की कमी से बेरी-बेरी, B3 की कमी से बिलागरा। इतना तो ध्यान हो गया। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो ये सब क्या है? ये सब न्यूट्रिशन की कमी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो मस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारियां कौन कौन से? क्वाशियरकर और मिरासमस, ये दोनों किससे होते हैं? प्रोटीन की कमी से। 1 लाख बार पूछा गया है। कुछ ऐसी बीमारी हैं जो लाइफस्टाइल में चेंज होने के कारण होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप हाइपरटेंशन कहते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, खाने पीने में इधर उधर हो जाए तो डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज क्या हो जाता है? टाइप 2 जो है वो जनरली क्या होता है? वो भी आपके लाइफस्टाइल में इधर उधर होने से होता है। हार्ट के डिजीज, स्ट्रोक आना, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल में होता है। जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीज, देखो जेनेटिक और हेरिडिटरी डिजीज मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं कराया है क्योंकि मैंने आपको जेनेटिक्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल में कवर करा दिया, टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं होता। अगर आपको देखना है बहुत डिटेल में कराया हुआ, जाकर के वहां पर देख सकते हैं। जेनेटिक्स वाले वीडियो में सारी बीमारियां मैंने कराई हुई है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत डिटेल में कराई है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड,
रिसेसिव, डोमिनेंट, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, सब कराया हुआ है। तो यहाँ देखो, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो भी जेनेटिक हेरिडिटरी बीमारी है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होते हैं। हो सकता है जनरली कि एक पीरियड में एक व्यक्ति में कैरियर का काम करे लेकिन उसमें दिखे नहीं, बच्चे में दिखे, ठीक है, माँ बाप नॉर्मल होते हैं, बच्चा बीमार होता है, ठीक है, तो वैसा हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं, कुछ ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिज्म में दिक्कत के कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, एक गाउट नाम की बीमारी होती है, हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म, बता चुका हूं मैं दोनों, तो ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर। ऑर्गन स्पेसिफिक की बात करें तो कुछ अगर ऑर्गन खराब हो जाए, जैसे हार्ट फेलियर, ब्रेन में कौन सा बीमारी होता है, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये दोनों ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्जाइमर में क्या है, आदमी भूलना शुरू कर देता है। किडनी की बात करें, किडनी से क्या कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। आईज हो गई, आंख में बीमारी हो गई, जैसे कैटरेक्ट हो गया, आपका मायोपिया हो गया, तो ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता। लीवर की बात करें, लीवर में होता है सिरोसिस, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है ये बीमारी का नाम देकर के कौन से ऑर्गन को वो डैमेज करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बीमारी होता है कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। कैंसर मेनली 4 तरीके का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। कार्सिनोमा जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब बाहरी टिश्यू, जैसे स्किन और बाकी सारी चीजें। एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, इसका एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सार्कोमा की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले कैंसर को हम कह देते हैं सार्कोमा। सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू वाला होता है। और याद रखने का तरीका देखो, सार्कोमा में को है ना, कनेक्टिव में भी को है, तो ऐसे कनेक्टिव वाले याद रख सकते हो। जैसे बोन कैंसर, जितने कनेक्टिव टिश्यू जहां जहां होते हैं वो सारे। इसी का एक टाइप होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में कौन होता है, ब्लड कैंसर, स्टार मार्क कर लो। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। और एक होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा का होता है लिम्फ नोड पर होने वाले कैंसर को हम कहते हैं, जैसे हॉजकिन, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैंसर है ना जिसमें जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए केमोथेरेपी किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है केमोथेरेपी किसके ट्रीटमेंट में हेल्प इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में केमोथेरेपी इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी की बात करें तो एलर्जी होने वाला है एलर्जेन से, जैसे डस्ट हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन हो गया, फूड हो गया, तो इन सबसे एलर्जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होने लगता है, जिसके कारण आप छींकने लगते हो, बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं। रैशेस मतलब ऐसा लगता है कि कटा हुआ है, या फिर ऐसे ऐसे पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। अस्थमा वगैरह ये सारी एलर्जिक बीमारियां होती हैं। अब हम देखेंगे एयरबॉर्न डिजीज। जरा 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं एयरबॉर्न डिजीज पर भी आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए वापिस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो हमने सारी चीजें देख ली, अब एयरबॉर्न डिजीज देख लेते हैं। एयरबॉर्न डिजीज की बात करें तो एयर में होने वाली, हवा से फैलने वाली बीमारी, ठीक है, हवा में फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, चिकन पॉक्स, ये सारी की सारी हैं। बहुत सारी बातें मैंने बता दी, जिससे आप खांसते हो, ठीक है, और आपने खांसा तो आपके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं वाटर में, मतलब एयर में, तो एयर से क्या होगा, किसी और ने सांस लिया उसके अंदर चले गए। तो ऐसे अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको हम एयरबॉर्न डिजीज कह देते हैं, वायुजनित रोग कह देते हैं। उन सबके एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं, ऊपर वाले रोग ही हैं, उनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है जो पानी से फैलती हैं, गंदा पानी पीने से, कंटामिनेशन वाटर से, ठीक है, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, ये सारे के सारे, ठीक है। हेपेटाइटिस में 3 वैरायटीज होते हैं, और पूछ ले हेपेटाइटिस कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, तो लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है। हिपेटो वर्ड जहां भी आता है ना, हिपेटो का मतलब होता है क्या, हिपेटो का मतलब होता है लीवर से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, तो फूड बॉर्न डिजीज मतलब खाना खराब खाने की वजह से होने वाली, से फूड पॉइजनिंग, बोtulism, ठीक है, तो ये सारे हो गए। वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर मतलब कोई ऐसा जीव या जंतु जो एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह में फैला देता है, वही वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे मस्क्यूटो से होने वाले मलेरिया, डेंगू आपने देखा, हाउस फ्लाई से हो रहा था कॉलेरा, टिक से होता है क्या, लाइम डिजीज, ठीक है, ये हो गया। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन भी क्वेश्चन पूछ रहा जाता है, जैसे कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत कम समय के लिए होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज। जैसे बुखार हुआ, 1 आध दिन रहेगा, खत्म हो जाएगा। ठंडी लगी, कोल्ड हुआ, वो भी 1 2 दिन रहेगा, खांसी रहेगी, 1 आध महीना रहेगा मैक्सिमम, खत्म हो जाता है। क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होता है जो लंबे समय के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जैसे डायबिटीज, अस्थमा, ये सारे जो होते हैं दीर्घकालिक या लंबे समय तक रहने वाली बीमारियां हैं। सब एक्यूट की बात करें तो सब एक्यूट मतलब मध्यम अवधि है, मतलब इन दोनों के बीच में जो आते हैं, ठीक है, तो कुछ जैसे बैक्टीरियल डिजीज हो गए वो आ जाता है, बट दोनों ये एक्यूट और क्रोनिक ध्यान रखना है। ओरिजिन के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होता है कॉन्जेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल वैसी बीमारियां होती है जो बचपन से, जब आप पैदा हुए
ठीक है। तो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से ही अगर कोई बीमारी है तो उसको कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं, जैसे एएसटी, क्लेफ्ट लिप, देखा होगा कई बच्चों के होंठ कटे होते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज होती है जो पैदा होने के बाद होता है, जैसे मलेरिया, टीबी, कैंसर, ये सारे के सारे धरती पर आने के बाद जो हो रहा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था, फिर भी यहाँ देख लो, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब जब एक कपल एक दूसरे से इंटरकोर्स करते हैं या फिर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे जो बीमारी फैल रही है उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कह देते हैं। एसटीडी कह देते हैं इनको, क्या करते हैं, एसटीडी। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने रेपुटेशन वाले क्लास में। वायरस की बात करें तो वायरस से होने वाले कौन कौन से, एचआईवी, जेनाइटल हर्पीस, एचपीवी, हेपेटाइटिस भी सारे वायरल है। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से हैं, ट्राइको मोनोएसिस। फंगस से होने वाले हैं कैंडिडियासिस। पैरासाइट्स होने वाले हैं पब्लिक लाइस। ठीक है। और कुछ बीमारी देख लो, जैसे गोनोरिया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ पर नाम लिखे हैं, उनका कॉजेटिव एजेंट भी लिखा है प्रॉपर अगर जानना है तो। और सिर्फ बैक्टीरिया और वैसे क्लासिफाई करना है तो ऊपर लिखा है। जैसे गोनोरिया किसके कारण होता है, निसेरिया गोनोरी, नाम में गोनोरी है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, यूरिनेशन, जब आप कोई बंदा पेशाब कर रहा है या फीमेल या मेल दोनों में होता है तो उसमें क्या होता है, मेनली मेल में देखा जाता है कि बर्निंग होने लगता है, जलन सी होने लगती है, ठीक है, मवाद आने लगता है, ठीक है, ये क्यूरेबल होता है। सिफिलिस होता है पेरिडियम के कारण, किसके कारण होता है, ट्रिपोनेमा पेरिडियम के कारण। इसमें पेनलेस सोर्स होता है, गले में काफी दर्द रहता है और कई सारी चीजें होती हैं, रैशेस आ जाते हैं। 3 स्टेज होते हैं, शुरू में क्यूरेबल होता है, बाद में दिक्कत आती है। एचआईवी एड्स में क्या होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और ये क्या कर देता है, नॉन क्यूरेबल होता है। एचआईवी वायरस के बारे में मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पर काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे काम करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है। जेनाइटल हर्पिस होता है, जेनाइटल पेनफुल ब्लिस्टर कराता है, वायरल होता है, रिकर्स होता है। एचपीवी होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी क्या होता है, ये सारी बीमारी की बात देख लेना आप लोग, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन क्यूरेबल डिजीज में देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जैसे एचआईवी, हर्पिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, रेबीज, अल्जाइमर, ये कुछ एक डिजीज हैं जो कि फॉर शॉर्ट ऑफ टाइम आर नॉन नॉन क्यूरेबल हैं, इनको क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए, वो सारे हो गए, थैलीसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सब, कैंसर भी कुछ स्टेज तक। अब थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में जान लेते हैं। वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है, यहाँ पर देखो वैक्सीनेशन के बारे में लिखा गया है। वैक्सीनेशन का मेन काम होता है कि इन्फेक्शन से रोकना, ठीक है। बचपन में ही आपको कई सारे वैक्सीन लगाए गए होंगे तो उसका मेन मकसद होता है आने वाले समय में किसी तरह के इन्फेक्शन से, बीमारी से रोकना। कई तरह के वैक्सीन होते हैं। उससे पहले ये जान लो, सबसे पहला वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, जो 1796 में बनाया था, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद लुइस पास्चर ने बनाया था, पहला वैक्सीन इन्होंने बनाया था जो किसके लिए खिलाफ बनाया था, फाउल कोलेरा, एंथ्रेक्स या रेबीज के खिलाफ इन्होंने बनाया था लुइस पास्चर ने 1884-85 के आसपास। इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया 1978 में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद से क्या टीकाकरण कराया गया और कई सारी चीजें कही गई। बाद में इसको यूनिवर्सल लेवल पर ले जाएगा और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। इसके बारे में कुछ और बातें जानो, जैसे एक होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें क्या कर देते हैं, जैसे कोई एक वायरस ले लिया या कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, उसको क्या करते हैं, एटीन्यूएट कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। उसको बेहोश कर दिया और तुम्हारे शरीर में डाल दिया, ताकि तुम्हारे जो अंदर बैठा हुआ कौन है, डब्ल्यूबीसी है, वो उनको पहचान सके और अगर वो हमला करते हैं तो उनको पहचान करके उनको खत्म कर सके। तो हम इसको लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कह देते हैं। एक होता है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, मतलब ऐसे जीव जो खतरनाक हैं तो उनको इनएक्टिव फॉर्म में नहीं डाल सकते कि अगर अंदर जाकर के जाग गए तो फिर खत्म कर देंगे तुम्हें। तो पूरा का पूरा या तो इनएक्टिवेट कर देते हैं या तो फिर किल करके ही डालते हैं, ताकि सिर्फ तुम्हारी बॉडी पहचान जाए। एक होता है टॉक्सोइड, वो ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको डाला जाता है। जैसे आपने कई सारे देखो, डिप्थेरिया का जो लगता है डीपीटी वाला, ठीक है, टिटेनस का जो लगता है, ये सब तुम्हारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, जो ऊपर है यहाँ पर देख लो। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, ठीक है। ये किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी का टीकाकरण होता है बीसीजी, बस आपसे इतना ही पूछा जाता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है वो है डीपीटी। डीपीटी से क्या होता है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, बचपन में लगा होगा स्टाम्प तुम्हारे हाथ पे। और पोलियो वायरस, ओपीवी होता है ओरल पोलियो वायरस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पोलियो का बूंद। हेपेटाइटिस के लिए लगता है हेपेटाइटिस बी। मिसल्स एमएमआर लगता है मिसल्स, मम्प्स और रुबेला के लिए। टिटेनस का तो लगता है ये इन्फ्लुएंजा वगैरह वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना।
अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टेस्ट पर या बायोलॉजिकल टेस्ट पर, जैसे सीबीसी होता है या ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये होता है सीबीसी का फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इन सबको काउंट किया जाता है, ठीक है। इससे अनीमिया, इन्फेक्शन वगैरह देखे जाते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट, ये शुगर के लिए होता है, डायबिटीज के लिए। यूरिन टेस्ट तो पता ही है। एक्सरे भी देखा जाता है किसके लिए, बोन्स वगैरह के फ्रैक्चर के लिए। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये डिटेल ऑर्गन के लिए इमेजिंग के लिए किया जाता है। एक होता है एमआरआई, एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए, मेनली किसके लिए, ब्रेन, स्पाइन, इन सब के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है उनके लिए किया जाता है। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये मेजर करता है हार्ट के पल्स को, ठीक है। पीक्यूआरएसटी मैंने बताया था। ईईजी होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये ब्रेन की एक्टिविटी के लिए होता है। और बाकी सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एलएफटी देख लो, एलएफटी क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के लिए किया जाता है। और केएफटी होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके अलावा थायराइड वाला उतने इंपॉर्टेंट, पैप स्मीयर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। और कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट था, आरटीपीसीआर टेस्ट था या रैपिड एंटीजन टेस्ट था। सीरोलॉजी या एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। कुछ और टेस्ट देख लो जो इंपॉर्टेंट है नाम से। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, इतना ध्यान रखना है बस। एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से क्या कहते हैं, ये एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस बी, डेंगू और कोविड-19 के लिए होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है कोविड-19 के लिए। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है कोविड-19, एचआईवी, इन सब चीजों के लिए। आरटीपीसीआर होता है किसके लिए, आरएनए वायरस से जुड़े हुए जो भी बीमारी, जैसे कोविड के लिए हो रहा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये होता है। मेंटक्स टेस्ट होता है किसके लिए, टीबी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, तो ये वेस्टर्न ब्लॉट वाला टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट वाला होता है एचआईवी के लिए। और जो टेस्ट है आपके लिए ब्लड और ये वाले तो नहीं है उतने इंपॉर्टेंट, एक ये वाला सीबी नेट टेस्ट होता है आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए, सीबी नेट होता है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। अब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, ये ज्यादा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या काम होता है। ऑटोक्लेव का जो मेन काम है वो है इंस्ट्रूमेंट, तुम्हें पता है ना, जो सर्जरी वगैरह में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सीजर हो गया, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है एक बीमारी में इन्फेक्शन, एक इंसान में इन्फेक्शन तो दूसरे में चला जाए, तो उसको क्या करते हैं, पहले स्टरलाइजेशन कर देते हैं, यानी बिल्कुल उसको पवित्र कर देते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं। उसके लिए एक मशीन बनाया जाता है, इसका नाम है ऑटोक्लेव। इसमें क्या किया जाता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर पर उसको अंदर में रख दिया जाता है, वो पूरा का पूरा जितने उसमें बैक्टीरिया वायरस लगे हुए हैं उन सबको मार देता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये एब्जॉर्प्शन पे बेसिस होता है, ठीक है, कितना कोई कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर। डीएनए, क्लोरोफिल, इन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर पता ही है, ब्लड सेल्स के लिए काउंट करने के लिए। स्टेथोस्कोप आला जानते ही हो। स्फेग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ईसीजी और ईईजी बता दिया, सीटी स्कैन भी बता दिया मैंने आपको। अब आगे आ जाते हैं, कुछ और देख लो। इपिलेप्सी मतलब मिर्गी होता है। हाइड्रोफोबिया डॉग बाइट से होता है, डॉग बाइट यानी कुत्ते काटने से, इसमें पानी से डर लगने लगता है। ग्लाइकोस यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अर्थराइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट्स पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया ये होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाए तो हम कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बोन्स जो हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और आसानी से टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप्स, कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। रेडियम का भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में होता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये चैप्टर खत्म। अब आते हैं बायोटेक पर। बायोटेक्नोलॉजी आखिरी चैप्टर है। अब तुम तो यही कह रहे हो सर जाने दो प्लीज, तो ये लास्ट ही चैप्टर है, इसमें बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे और समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था सबसे पहले कार्ल इरेकी ने 1919 में, ठीक है। बायोटेक का मतलब देखो, इसमें भी दो चीजें हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायो लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, टेक्नोलॉजी तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब किसी जीव जंतु या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उससे कोई प्रोडक्ट निकाल करके या उसका कोई कंपोनेंट निकाल करके उससे नया प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है, जैसे इंसुलिन को बनाना हो, वैक्सीन्स बनाने हो, एंटीबायोटिक्स बनाने हो, ठीक है, जीन थेरेपी बनाने हो, एंटीडोट जो बनाए जाते हैं सांपों के लिए। एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन याद है, पढ़ाया था मैंने, बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस इसका फुल फॉर्म होता है। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एनवायरमेंट में इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लो। सबसे पहला टर्म है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये है कि नाम से पता चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग,
मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो जीन है उसमें कुछ इंजीनियरिंग कर दी जाए, ठीक है। सो मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। तो अगर मान लो कोई जीव है, उसके जीन में हमने कोई छेड़छाड़ कर दी, कोई मैनिपुलेशन कर दिया, ताकि हमें जो जीन चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो मिल सके, उसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए कई सारे टूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर्स है, प्लाज्मिड है, ये सारे काम आते हैं। और उदाहरण देख सकते हो कि ई कोलाई में हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बना सकते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है कि डीएनए को बनाया जाता है कोई और जीन लगा करके, ठीक है, किसी डिफरेंट सोर्स से लिया और जीन में क्या कर दिया, डीएनए में क्या कर दिया, लगा दिया, और हमने पूरा का पूरा तैयार कर दिया एक सेगमेंट। देखो करते क्या इस प्रोसेस में, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे यहां देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ये रहा, हाँ ये है। जैसे यहां देखो ये क्या करा हमने कि ये ह्यूमन है, इसका हमने डीएनए का इतना सेगमेंट लिया, मान लो इसका हमने क्या करना है, और ज्यादा कॉपी बनाने हैं, ठीक है, या और ज्यादा इसमें इसमें हमने क्या करना है, कुछ अलग चीजें ऐड करनी है या इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, या इसको ग्रो कराना है, तो हम क्या कर देते हैं कि इसका एक सेगमेंट लिया, यहां से काटा, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, रेस्ट्रिक्शन में भी इंडोन्यूक्लियेज होता है, अभी हम बता देंगे आपको। और उतना काटा, काट करके ये इतना जीन निकाल लिया, इसको नाम क्या दे दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए क्योंकि यही हमारे इंटरेस्ट का जीन है, इतना हमने काट लिया। अब हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, गोल जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। सो हम देख रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक काम करते हैं इसमें, ये पिक्चर देखो फिर समझ में आएगा। देखे करते क्या है कि दो अलग अलग जीव, ठीक है, उनके डीएनए को हम निकाल करके हम मिक्स करते हैं और नया डीएनए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझना। ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन है, हमने इसका डीएनए निकाला, फॉर एग्जाम्पल इतना डीएनए हमने निकाल दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है इस डीएनए पर कुछ जीन्स होते हैं, है ना, ये जीन होते हैं। अब एक ऐसा पोर्शन है इस डीएनए का जो कि तुम्हारे काम का है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं, जो तुम्हारे काम का है कि हाँ भाई इतना ही जीन चाहिए, जो कि मान लो लंबाई बढ़ाता है, गोरा करता है, जो भी करता हो, तो हमें इतना ही जीन चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं डीएनए। अब उसके बाद जितना चाहिए इसको हम कह देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतना काट लेते हैं। काटने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पर देख लो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर देता है, दो तरीके का होता है, समझना। पहले तो ये जान लो कि एक होता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम वो होता है जिसका काम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसको तोड़ना। मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनता है, तो वो आपस में किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम दो तरीके का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है कि एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या कर सकता है, अंदर अंदर साइट में काट सकता है, अंदर, ठीक है, अंदर स्पेसिफिक साइट पर। जैसे मान लो तुम्हें इतना हिस्सा ही चाहिए, ठीक है, तो उतना हिस्सा काट सकता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या कर देता है, टर्मिनल एंड पे काटता है, मतलब एकदम लास्ट छोर पे काटता है, या तो एक साइड या तो एक साइड, ठीक है। टर्मिनल एंड पे काटता है तो एक्सोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक साइड पे काटता है तो इंडोन्यूक्लियस। समझ आएगी बात। चलो, अब इंडोन्यूक्लियस जो काटता है ना, उसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है कि वो जो सीक्वेंस पहचान के काटता है। जैसे कैसे पहचानेगा, मान लो ये पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस है, कैसे पहचानेगा, जैसे मान लो यहाँ लगा हुआ है ए जी, ए ए टी टी सी, ए ऐसा लगा हुआ है मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, टी, यहाँ आएगा क्या, जी, टी के सामने क्या आएगा, ए के टी के सामने क्या आ जाएगा, फिर ए, फिर यहाँ पर ए के सामने क्या आ जाएगा, टी, फिर ए के सामने टी, जी के सामने सी, ए के सामने टी। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला सीक्वेंस पढ़ो, क्या है, जी ए ए टी टी सी, और ये वाला सीक्वेंस पढ़ो, जी ए ए टी टी सी। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है, इस पूरे लंबे सीक्वेंस में एक ऐसा पार्ट है जहां पर आगे से पढ़ने पर, पीछे से पढ़ने पर बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है। मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास में बताया था कि ऐसे सीक्वेंस को जिसको आगे से पढ़ो तो या पीछे से पढ़ो तो सेम साउंड करता है, सेम बेसिस होते हैं, तो हम इसको कहते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको, नवीना, नवीन, ठीक है,
तो इसको आप चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो, दोनों साइड से पढ़ने पर सेम ही होता है। इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो जो इंडोन्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, उसमें भी खास करके उसी का एक टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, ऐसे सीक्वेंस जो आगे से और पीछे से पढ़ने पर सेम हो, और सिर्फ उनको काटता है। ठीक है, उनको काटता है। तो आप समझ गए कि हमने सबसे पहले क्या करा था, जो डीएनए चाहिए था वो हमने निकाला, और उसके बाद हमने क्या करा कि जितना इंटरेस्ट का हमारे है उसको काटा। किससे काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है। इतनी बात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि मान लो एक वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब ये है, जैसे तुम इन दोनों को जोड़ोगे, तुम्हें इसको एम्पलीफाई कराना है, इसके और सारे कॉपी बनवाने हैं, तो तुम्हें क्या करना है, दूसरे किसी होस्ट सेल में डालना पड़ेगा। ठीक है, दो होते हैं, एक होता है जो डोनर होता है और एक होता है जो होस्ट सेल होता है। दो जीव होते हैं, तो जिसके अंदर ये ग्रो कराना है उसको होस्ट सेल कहते हैं। तो किसके अंदर ग्रो कराओगे, ठीक है, जैसे मान लो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराना है, तो बैक्टीरिया के अंदर तुम्हें बताया था मैंने, प्लाज्मिड नाम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम से बाहर होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। अब इसको निकाल लिया हमने, प्लाज्मिड को निकाल लिया। प्लाज्मिड को निकालने के बाद हम करते क्या है कि इसमें जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये भी एक तरीके का डीएनए है, तो हमने एक हिस्सा काटा और धीरे से क्या कर देते हैं, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चिपका देते हैं। चिपका देते हैं और वापस से चिपकाने के बाद ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही जो है नया बना है, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं। अब ये बन गया है, अब इसको ग्रो कराना है, ठीक है, कई सारे कॉपीज बनवाने हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, वापस से चुपके से बैक्टीरिया को थमा देते हैं। अरे ये लो भाई, तुम्हारा प्लाज्मिड बाहर आ गया था, हमने ही लिया था, हम उसको वापस थमा देते हैं। अब केस आता है कि अगर वो इसको पहचान गया कि भाई ये वाला सीक्वेंस तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो कुछ नया है, तो फिर तो केस खत्म, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ये पूरे सिस्टमेटिक चीजें होती हैं, काफी ज्यादा साइंटिफिक चीजें हैं इसमें, और तो ये काम कर जाता है। इसको अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी कई सारी कॉपीज बन जाती हैं, कई सारी कॉपीज बन जाती है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह देते हैं। समझ आ गई बात। वेक्टर वो होता है जिसके थ्रू आप होस्ट सेल में डाल रहे हो, उसको वेक्टर कह देते हैं। अब ये सारी बातें देख लो। वेक्टर के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे ये वेक्टर आप देख रहे हो ना, एक प्लाज्मिड है, तो उस वेक्टर के ऊपर कई सारे साइट होते हैं। जैसे एक साइट है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, नाम से पता चल रहा है कि जो रेप्लीकेशन डीएनए का होता होगा वो यहीं से होता होगा। इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे मान लो बैक्टीरिया का है या कोई बाहर से कहे कि हमें इसको मारना है, तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस जीन लगे होते हैं, उसको मारने नहीं देते। सिलेक्टेबल मार्कर होता है, प्रोमोटर एरिया होता है। ये सब क्या होता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये काफी डिटेल हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर, बस इतना ध्यान रखना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे प्राइमर साइट होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, इंसर्टेड जीन होता है, ठीक है, ये इंसर्टेड जीन कौन है, जो नया हमने इसमें लगाया है। रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रोमोटर साइट होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम ओआरआई कह देते हैं। इसी को हम ओआरआई कह देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। सो ये अलग अलग टाइप में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सेलेक्टेबल मार्कर, प्रोमोटर, ये 4-5 रीजन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जिसमें जो सूटेबल है वही वेक्टर निकालते हैं, वो उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। प्रोसेस याद रखना है आपसे, सिर्फ ये क्या पूछ सकते हैं, स्टेप्स पूछ सकते हैं कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, तो आप ये भी ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, जैसे इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल कर देते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वेक्टर बता दिया, वेक्टर वही है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी फॉरेन जीन को पकड़ करके होस्ट वाले में ट्रांसफर कर रहे हो। सिंपल उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो PBR322 एक तरीके का क्या है, वेक्टर है, मतलब प्लाज्मिड का एक वैरायटी है PBR322। और आप देख सकते हो कितने सारे वेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड भी होता है, बैक्टीरियोफाज भी इसका काम करता है, कॉस्मिड भी इसका काम करता है, कई सारे हैं। प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसको कहते हैं, ये भी वेक्टर के तौर पे काम करता है। इससे भी आप डीएनए के कई सारे कॉपीज बना सकते हो। जीन क्लोनिंग आरडीएनए में ये काम आता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। अब मैंने आपको, जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि लाइगेज नाम का जो एंजाइम होता है उसका काम होता है फेविकॉल का। फेविकॉल यानी जोड़ने का काम होता है। तो जहां भी कट लगा है, तुम्हें पता है कट लगा है तो इसको जोड़ा जाएगा बाद में, तो जोड़ने के लिए कौन आता है, हमेशा लाइगेज आता है, ठीक है। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स कटे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम आता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो
नाम से ही पता चल रहा है कि एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है साहब? ये होती है जो स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर तुमने क्या करा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, तो कई बार क्या करते हैं कि एक फ्रेगमेंट ना लेकर के कई सारे इसकी कॉपीज बना के हम रख लेते हैं कि जरूरत पड़ी, मान लो एक फेल हो गया तो हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे। तो इस एक फ्रेगमेंट से कई सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए सकते हैं, कई सारी कॉपीज इसके बनाए जा सकते हैं, जिसको हम कह देते हैं क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। और इसमें तीन मेन प्रोसेस होते हैं, तीन मेन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, डीए। ठीक है। देखो कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या कर देते हैं, मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था, तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल डीएनए रेप्लिकेशन समझ लो। करते क्या है, जैसे मान लो ये डीएनए का स्टैंड है, दो स्टैंड का डीएनए बनाते हैं, एक 5 से 3, एक 3 से 5 की तरफ, मैंने आपको बताया था। होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब मैंने बताया आपको क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है इसको। डैमेज मतलब इस दोनों स्टैंड को तोड़ा जाता है, तोड़ करके अलग कर दिया, एक इधर एक इधर, दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए। अब तोड़ दिया है तो तुम्हें बताया था मैंने कि ये जो स्टैंड है ये कहलाता है टेम्पलेट स्टैंड। क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्टैंड। ये भी है टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। तो ये टेम्पलेट स्टैंड है जिसके ऊपर नए स्टैंड आएंगे। उसके पहले क्या जाता है, ये पहले डीनेचुरेशन हो गया, इसके लिए क्या है, तोड़ना है तो टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा, तो तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये टूटता है। दूसरा स्टेप आता है वो कहलाता है एनीलिंग। ठीक है। एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है कि यहाँ अगर के डीएनए के प्राइमर्स जुड़ जाते हैं, देख सकते हैं जो रेड रेड कलर के हैं ये प्राइमर्स हैं। प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं, पता है ना, याद आ रहा होगा अगर आपको, तो प्राइमर वो साइट होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता था। जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से जोड़ना शुरू करेगा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तो उसको कैसे पता है कहाँ से जोड़ना है, तो वो यही प्राइमर था जो बताता था हाँ भाई यही तुम्हारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो प्राइमर जुड़ जाते हैं एनीलिंग के समय में। एनीलिंग के बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है, जब डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पर आकर के नया वाला स्ट्रैंड जुड़ने लगता है, जिसको हम नए वाले को क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कह देते थे, याद आ रहा है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आकर के इस पर जुड़ गया। ये कौन जुड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज आकर के जोड़ता है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, एक पूरा का डीएनए सीक्वेंस यहाँ हो गया, एक डीएनए सीक्वेंस यहाँ हो गया, दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस तैयार हो गए, देख सकते हो इत्मीनान से आप। ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? इलोंगेशन प्रोसेस। ये वाला इलोंगेशन प्रोसेस कहलाता है। पूरी बात समझ आ गई? और इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है आर्टिफिशियली। ठीक है। इसका पूरा का पूरा मशीन आता है, पीसीआर मशीन होता है, जिसमें ये पूरा प्रोसेस करते हैं। अब इसको करने के लिए कई सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बॉडी कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी अपना सारे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप मशीनरी तरीके से कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो डीएनए का सैंपल ही चाहिए। डीएनए की कॉपी बना रहे तो सबसे पहले क्या चाहिए? चावल बनाने के लिए चावल चाहिए, तो वैसे ही डीएनए का कॉपी बनाने के लिए डीएनए चाहिए। इसके ऊपर प्राइमर चाहिए। प्राइमर के बाद कुछ छोटे छोटे डीएनटी पीस, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट नाम की चीजें चाहिए होती हैं। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। डीएनए पॉलीमरेज ताकि इस पर सीक्वेंस बना सके, जिसमें हम मेनली इस्तेमाल करते हैं टैग पॉलीमरेज का। किसका? टैग पॉलीमरेज का। और साथ ही साथ एक बफर सोल्यूशन तैयार किया जाता है इसके लिए स्पेशली, तो वो चाहिए होता है। ये मोटा मोटी ये 4-5 चीजें चाहिए होती हैं, हालांकि ये तो हमने करी हुई है एक्सपेरिमेंट्स में, सो हमें पता है। तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसके बाद आप एक डीएनए के कॉपी से कई सारे मिलियंस बिलियंस कॉपी बना सकते हैं सिंपली। अब देखो एक केमिकल होता है ईडीटीए। ठीक है। क्या होता है? ईडीटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसका इस्तेमाल करते हैं जो डीएनए है ना उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। या जैसे मान लो किसी का डीएनए का सैंपल कलेक्ट करना है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ईडीटीए का इस्तेमाल होता है, पूछा जाता है। अब एक और प्रोसेस आता है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें क्या कर देते हैं, अगार जेल का एक लेयर बनाते हैं। ठीक है। अगार जेल का एक पूरा पूरा लेयर होता है और उसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है। अगार जेल इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है और उसमें क्या हो जाता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग जा करके अपना अपना बंटवारा हो जाता है उनका। कैसे बंटवारा होता है? फ्रेगमेंट्स बाय साइज। जो जितना बड़ा है वो जितना कम दूर जाता है, जो जितना छोटा वो उतना ज्यादा दूर जाता है। ऐसे पूरा का पूरा ये पैटर्न होता है, इस पर देखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने सैंपल डाल दिया, तो जब इसमें आप इलेक्ट्रिक पास करते हो ना इस जेल में, तो हम देखते हैं कि लास्ट में आकर जो जितना छोटा फ्रेगमेंट था वो उतना दूर पहुंच गया है, जो जितना बड़ा था वो पास में ही रह गया है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेक्निक होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें डीएनए के सीक्वेंस को हम अलग कर सकते हैं, फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं, सीक्वेंस नहीं फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। इस्तेमाल करते हैं इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जीन एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग
नाम से पता चल रहा है क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एक का कॉपी बनाना। बताया था मैंने क्लोन का मतलब क्या होता है, एक का जस्ट कॉपी। यहाँ पर जीन की बात हो रही है, तो जीन का कई सारा कॉपी बनाना कहलाता है जीन कॉपिंग या जीन क्लोनिंग। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इंसुलिन को बनाने में, ग्रोथ हार्मोन को बनाने में, उन सब जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या आता है बताओ, कि ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग अ फॉरेन जीन इंसर्टेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ आ गई बात। जैसे उदाहरण के तौर पर बीटी कॉटन सबसे अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छी से मैंने समझाया था। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। लिख लो इसको, मैं लिख देता हूं, बैसिलस थुरिन जेनेसिस। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या कर देता है, एक तरह का केमिकल, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, जहरीला पदार्थ रिलीज करता है। ठीक है, इसका एक जीन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। करते क्या है साइंटिफिकली, उस जीन को निकाल लेते हैं और प्लांट में हम डाल देते हैं। प्लांट में डाल देते हैं तो देखते हैं क्या उस जीन के कारण वो प्लांट जो है वो ऐसा टॉक्सिक केमिकल खुद बनाने लगा। और अगर जो कीड़े इसको खाने आ रहे हैं उनके गले में ये जहर का काम कर देता है और कीड़े मर जाते हैं। इसलिए कॉटन की पूरी खेती को बचाया जा सका बीटी कॉटन बना करके। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमने जेनेटिक थोड़ा चेंज कर दिया प्लांट का या एनिमल का, तो उससे क्या हो गया, कई सारी चीजों में चेंज आ गई। ऐसे ही ट्रांसजेनिक माइस बनाए जाते हैं। गोल्डन राइस विटामिन ए में रिच होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लीज जाकर के देखिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से कराई हुई मैंने। उसमें खास करके जो क्रोमोसोमल वाला सेक्शन है और जो डिजीज वाला सेक्शन है, जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सारे डिसीज मैंने करवाए हुए हैं। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो खास करके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वो खास करके आप देख लेना। अब कुछ और बातें देख लो, जैसे एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिर्फ शब्द को पकड़ना है, ठीक है, शब्द को पकड़ना इतना भारी नहीं है, ये बहुत आसान है। देखना कैसे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय सिंगल क्लोन ऑफ सेल। यहाँ मोनो एक, क्लोन समझ रहे हो, और एंटीबॉडी। तो एक ही सेल से, सेल की एक ही कॉपी से अगर एंटीबॉडी बनाई जा सके तो उसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कह देते हैं, जिसमें एक हाइब्रिडोमा नाम की टेक्निक इस्तेमाल होती है। कैंसर के डायग्नोसिस में, इम्यूनोथेरेपी में, इन सब चीजों में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब आता है क्रिस्पर कैसनन, ये आजकल बहुत चल रहा है। एक तो ये और एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला चल रहा है। खैर नैनो टेक तो आपके सिलेबस में है नहीं, वरना उस पर भी बात कर लेते हैं, काफी अच्छी डिस्कशन हो जाती है। क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देखो, तुमसे यही पूछा जा सकता है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। कई बार पूछा गया है, तो कुछ नहीं तो इसका सीक्वेंस और फुल फॉर्म याद रख लेना, इतना तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी है। कैस9 का फुल फॉर्म होता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, CAP। कैस और 9, ठीक है, 9 इसका नंबर है। इसका मॉडर्न टूल है टू प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग। फॉर एग्जांपल क्या होता है जीनोम एडिटिंग, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस है। अब इस जेनेटिक सीक्वेंस में किसी एक जीन में कोई गड़बड़ी आ गई, तो अब अगर आप उसको एडिट करके ठीक कर रहे हो, एडिट करके क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तुम अपने हिसाब से, तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं जीन एडिटिंग। अब इस जीन एडिटिंग को करने के लिए जो मशीन चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो प्रोसेस चाहिए, उसको हम क्रिस्पर कैस9 से कर सकते हैं। उसका एक ये टेक्निक होता है, बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, काफी कम जगह एक्सेसिबल है इंडिया में। बट आजकल पूछा जाने लगा और यूपीएससी ने इसको अपने ट्रेंड में शामिल कर लिया, क्रिस्पर कैस9 को नैनोटेक में, तो सेसिव उसकी कॉपी कर लेता है थोड़ी बहुत। तो तुमसे ज्यादा नहीं तो खुश होकर के इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा या एक बेसिक सा कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, बहुत है आपके लिए। करेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लो ये जीन है, कोई बीमारी है, तो उसको बदल दिया थोड़ा सा एडिट करके, इतना आसान नहीं है, काफी टफ काम होता है, बट इट इज क्वाइटली पॉसिबल। सो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, ये भी आपको बता देता हूं। उसके अलावा टिश्यू कल्चर के बारे में हमने खूब बातें करी हैं। टिश्यू कल्चर के बारे में क्या होता है कि ग्रोइंग प्लांट या एनिमल सेल इन आर्टिफिशियल या स्टेराइल कंडीशंस, ठीक है, अपने ह्यूमन मेड, अगर कोई एनवायरनमेंट बना रहे हो, कंडीशन बना रहे हो, जहां पर आप किसी प्लांट के सेल को या एनिमल के सेल को पूरा का पूरा ग्रो करा करके पूरा या तो प्लांट तैयार कर लो या एनिमल तैयार कर लो, तो हम उसको टिश्यू कल्चर कह देते हैं। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, माइक्रो प्रोपगेशंस और डिजीज फ्री प्लांट्स, ठीक है। देखो इसमें अंग्रेजी थोड़ी है, मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें ये ऐसा, एक तो बायोटेक्नोलॉजी वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है और आपके एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं पूछा जाता था। और अभी चांसेस हैं, जिस हिसाब से लेवल उठ रहा है एग्जाम्स का, तो आने वाले समय में ये पूछा ही जाएगा। तो अगर आप 26 के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्लीज
अभी एफर्ट लगा लो ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आपको दिक्कत ना सहनी पड़े। एक और टर्म है, वो है बायोरिएक्टर। नाम से पता चल रहा है दो चीजें हैं, बायो और रिएक्टर। तो ये क्या होता है कि एक ऐसा वेसल यूज्ड फॉर लार्ज स्केल ऑफ माइक्रोबियल और सेल कल्चर, जैसे किसी माइक्रोबियल एक्टिविटी से, ठीक है। सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हें एक अचार का डब्बा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, कई सारी चीजें उसमें हो रही हैं। तो जो एक डब्बा है उसमें बैक्टीरिया काम करके नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया नया कल्चर बना रहे हैं, तो उसको हम बायो मान लो वेसल कह देते हैं। छोटा है तो अब उसको बड़े लेवल पे बड़ा कर दो, फैक्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पर बड़ा कर दो, तो उसको हम बायो रिएक्टर कह देते हैं। इसी को हम बायो रिएक्टर, जैसे यहाँ देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब बड़े लेवल पर एंजाइम को बनाना, एंटीबायोटिक्स को बनाना, वैक्सीन को बनाना। तो यही होता होगा, बड़ा सा बर्तन है जहां पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिसको आप कहते हो, वो काम करके अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उसको हम बायोरिएक्टर कह देते हैं, उस पूरे बर्तन को, उस पूरे सिस्टम को, ठीक है। वो सारा का सारा जितना आपने पढ़ा उसका ये पूरा का पूरा क्या है, समरी है, आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में मैंने आपको खैर केमिस्ट्री में पढ़ाया, तो उसमें ज्यादा इसमें सेम ही बातें होती हैं कि इसमें क्या होता था कि हम वहां पर दूध से घी निकालते थे या दूध से मक्खन निकालते थे, तो उसके लिए क्या कर देते थे, इसको घुमाते थे, तो साइड साइड में घी जला जाता था। क्योंकि यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया का कोई कल्चर होता है बहुत छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, तो बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑटोक्लेव, अभी जस्ट आपको बताया कि बर्तनों को या इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया या किसी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ना रहे, उसको खत्म करने के लिए एक प्रोसेस करी जाती है, ऑटोक्लेविंग। कहां पर करी जाती है, ऑटोक्लेव नाम के मशीन में। ऑटोक्लेव मशीन क्या कर देता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों में काम करता है, और जो कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उन सबको मार देता है। और वो जो इक्विपमेंट है, जो टूल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैंने आपको बताया कि ये भी एक तरीके का इक्विपमेंट होता है। इसी में एक लॉ आता है, बायोट सबार्ट लॉ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, जिसमें बताते हैं कि जितना कोई एब्जॉर्ब करता है उतना ही रिलीज करता है, उसको मापने का एक तरीका होता है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस पर ये काम करता है। इससे आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को, उसकी सांद्रता को माप सकते हैं। पीसीआर मशीन के बारे में मैंने बता दिया, इसका काम है डीएनए को एम्पलीफाई करना, उसके फ्रेगमेंट्स को बढ़ा देना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या काम है, डीएनए और आरएनए को सेपरेट करना। माइक्रोपाइपेट एक तरीके का समझ लो कि बर्तन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बहुत कम अमाउंट में किसी चीज को, किसी लिक्विड को आप उठा सकते हो। इनक्यूबेटर, नाम से पता चल रहा है कि इनक्यूबेट करते हैं आप, क्या करते हैं, इनक्यूबेट, सेल टिश्यू ग्रो को इनक्यूबेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, उदाहरण के तौर पर मान लो एक कोई जीव है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 37 डिग्री पर ही ग्रो करता है, ठीक है, और उसका प्रेशर मान लो कि 100 एटीएम होना चाहिए या 70 एटीएम होना चाहिए, तो उसके लिए एक मशीन बनाई जाती है जिसको इनक्यूबेटर कहते हैं, जहां पर प्रॉपर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। कई जगह पर एक घूमने वाला ये भी होता है, ठीक है, शेकर होता है उसमें। तो शेकर के साथ साथ कि उसको आप घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, प्लस 37 डिग्री टेम्परेचर देना है। तो शेकर प्लस इनक्यूबेटर वाले भी मशीन आते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी विल जस्ट कंसीडर आवर एंटायर सेगमेंट अप टू दिस लेवल। सो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोपोरेटर पे। इलेक्ट्रोपोरेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, एक तरीके का छोटा सा मान लो घर होता है, बिल्कुल छोटा सा, 4 फीट लंबा, हाँ 4 फीट लंबा और 2 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट चौड़ा होता है, और थोड़ा बहुत हाइट होता है इसका 3 फीट तक। ये इसलिए होता है ताकि इसमें क्या है ना कि यूवी लाइट रहता है। इसमें क्या लगा होता है, यूवी लाइट। यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। कहोगे सर बहुत एडवांस जा रहे हैं, जाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। यूवी लाइट लगा होता है, वो क्या कर देता है, जैसे मान लो आपने कुछ उठाया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और यहाँ पर इसलिए कर रहे हो, अगर आप हवा में करोगे तो तुम्हें पता है कि हवा में क्या है, कई सारे माइक्रोब्स घूम रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं। तो आपको ओपन में अगर काम करना है, आप तो मशीन के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकते। मान लो कोई जीव है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले बर्तन में बैठा हुआ है, अब उसमें घुस के तो तुम काम नहीं कर सकते, उसको निकालना पड़ेगा, और हवा में रखोगे तो क्या हो जाएगा, नया बैक्टीरिया उसमें घुस जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या, बहुत सेंसिटिव काम होता है। तो इसके लिए लेमिनार एयर फ्लो बना हुआ है, उसमें आप रह करके काम कर सकते हो, और उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ नहीं आता, क्योंकि वहां यूवी लाइट जलाई जाती है और एयर का फ्लो होता है, ठीक है। उसमें एक पेपर का परत लगाया होता है,
उसके अंदर घुसने वाला जो पोरस स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कम, बहुत छोटा होता है। जितना बैक्टीरिया की चौड़ाई है, डायमीटर है, उससे भी छोटा होता है, इसलिए उसमें बैक्टीरिया भी घुस नहीं सकता है। और बाकी साइड में ग्लास से घिरा हुआ होता है। खैर, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना। बायोसेफ्टी कैबिनेट, रेफ्रिजरेटेड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शेकर मैंने आपको बता दिया, शेकर भी होता है। अब ये देख लो, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग तो आपको बता दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने देख लिया, पीसीआर देख लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया। सदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग, ये तीन ही चीजें स्टार मार्क कर लो। इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, टीयर 2 के लिए तैयार रहना। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या तो टीयर 2 में आ जाए या अगले साल आ जाए, आएगा ही आएगा। सदर्न ब्लोटिंग क्या होता है? एक तरीके का प्रोसेस होता है, एक तरीके का टेक्निक होता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, किसी खास डीएनए सीक्वेंस को। जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है ना, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं आरएनए सीक्वेंस के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए भी आ सकता है कि वेस्टर्न करते हैं प्रोटीन के लिए, नॉर्दर्न करते हैं आरएनए के लिए, और साउदर्न करते हैं डीएनए के लिए। स्पेशली चांसेस हैं ये साउदर्न वाला या वेस्टर्न वाला, सबसे ज्यादा चांसेस है। मेन उनमें भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग सबसे फेमस है, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग आपसे पूछा जा सकता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिस्पर कैसने बता दिया, माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर मैंने आपको बता दिया। अब कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ जीवों में, कुछ जीव जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इंसुलिन बना लेता है कौन है? रिकॉम्बिनेंट जो इकोलाई है वो इंसुलिन बना लेता है। जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो इंटरफेरॉन बना सकता है। पता नहीं इंटरफेरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, काफी काम का चीज होता है ये। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना सकता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने देखा, वहां पर देखा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनाया सकता है। माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम वैक्सीन बना सकते हैं। कैसे? एटीन्यूएटेड करके या किल्ड करके। एटीन्यूएटेड में बताया, इनएक्टिव कर देते हैं तो एटीन्यूएटेड कहलाता है। एंजाइम बना सकते हैं माइक्रोब्स, और हाइब्रिडोमा के प्रोसेस के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। माइक्रोब्स ही एंटीबायोटिक बना सकते हैं। राइजोबियम एजोटोबैक्टर बायोफर्टिलाइजर बना सकते हैं। बैसिलस थ्रोजेनेसिस बायोपेस्टिसाइड बना सकता है, मैंने आपको बता दिया है। यही बायोपेस्टिसाइड अगर कोई कीड़ा खा लेता है तो फसल को बर्बाद नहीं कर सकता, वो खुद ही मर जाएगा। बैक्टीरिया बायोप्लास्टिक बनाने लगे हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट है जो जान लो, कि वेक्टर सिलेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है। अब इसके घर में, उदाहरण के तौर पर बिल्कुल सिंपल समझो, तुम्हारे घर में अगर किसी को जाना है तो सबसे ज्यादा इजी एक्सेप्टेबल किसके लिए है? उसके लिए जो तुम्हारे घर का जान पहचान का हो। मैं अगर जाऊं तो मुश्किल होगा ना, अगर मैं तुम मुझे जानते ही नहीं या कुछ भी नहीं है, अचानक से मैं तुम्हारे घर जाऊं तो मुश्किल है। जो तुम्हारे घर को जानता पहचानता उसके लिए जहां जाना आसान होता है। तो वेक्टर का जो सिलेक्शन करते हैं ना, वेक्टर कौन होता है? जो होस्ट सेल के अंदर भेजना है, तो वेक्टर वैसा सिलेक्ट करते हैं भाई जो होस्ट सेल के अंदर आसानी से चला जाए, मतलब इसको ये होस्ट सेल पहचानता हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, वो मॉडर्न बायोटेक में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। पीसीआर मैंने आपको बता दिया, डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई कर देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बता दिया आपको कि ये कैंसर डिटेक्शन या और तरह की थेरेपी में काम करता है। क्रिस्पर कैस9 भी मैंने आपको बताया कि बहुत प्रिसाइज होता है, फास्ट होता है, टारगेटेड जीनोम एडिटिंग कर सकता है। बहुत एडवांस मेथड है आज के टाइम पर क्रिस्पर कैस9। टिश्यू कल्चर और बायोसेफ्टी वगैरह मैं बता चुका हूं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ और चीज जानो, जैसे ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रीम्स को कहते हैं, सपनों के पढ़ाई को हम ओनिरोलॉजी कहते हैं। ये कैलोलॉजी पूछा हुआ है एग्जाम में। ब्यूटी, खूबसूरती, सुंदरता की पढ़ाई या स्टडी अध्ययन को हम कैलोलॉजी कह देते हैं। पूरे बॉडी पार्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो है इनामिल। कौन है? इनामिल पार्ट। एक एल्बेट्रॉस नाम का जीव होता है, बर्ड होता है, जो कहां पर पाया जाता है? लार्जेस्ट सी बर्ड है। सी बर्ड यानी समुद्री चिड़िया है ये एल्बेट्रॉस। लार्जेस्ट लिविंग एप कौन है? सबसे बड़ा जिंदा एप कौन है? गोरिल्ला है। ठीक है, डॉल्फिन है, गंगा की जो डॉल्फिन है उसको हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल मान चुके हैं, ऑलरेडी सरकार ने घोषणा कर दिया बहुत पहले। मिशन इंद्रधनुष किसके रिलेटेड है? तो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। किनके इम्यूनाइजेशन से? तो बच्चों के और प्रेग्नेंट वुमेन से। ठीक है, ध्यान रखना, ये पूछा गया अभी हाल के एग्जाम्स में। जो मेडिसिन आप कैप्सूल वगैरह खाते हो ना, उस पर जो ऊपर का लेयर होता है जो प्लास्टिक जैसा दिखता है, प्लास्टिक नहीं होता, जिलेटिन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आदमी का कलर होता है ना, वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन जितना ज्यादा होता है इंसान उतना ब्लैक कलर का होगा, और जितना कम होगा उसका रंग उतना सफेद होगा। जितना ज्यादा होता है वो काफी ज्यादा इम्यूनाइज्ड होता है, काफी प्रोटेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ऊपर से जो यूवी की लाइट्स आ रही हैं सनरेज में, वो स्किन के ऊपर हमारे क्या करती हैं? हिट करती हैं। हिट करने के बाद जिसके पास मेलानिन पिगमेंट सबसे ज्यादा है
रंग ज्यादा डार्क होता है। अब डार्क होगा तो क्या हो जाएगा, उससे उससे प्रभाव पड़ने की क्षमता काफी ज्यादा उसको कम कर देती है। ठीक है, खैर उतना डिटेल में नहीं जानना। अब ये देख लो एक और चीज कि फैमिली प्लानिंग की बात करें, भारत में शुरुआत हुई सबसे पहले दुनिया में 1952 में फैमिली प्लानिंग। ठीक है, उसके अलावा इसी को कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग करा गया, काफी बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर इसको शुरू किया गया 1972 में। ये पूछा गया है, नॉर्मली पूछ ले फैमिली प्लानिंग 1952 में, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग तो 1972 में। मेन काम इसका ये था कि पॉपुलेशन जो है उसको स्टेबलाइज करना, उसको सही तरीके से मैनेज करना, जो वुमेन में या मेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, जो प्रजनन करने की जो स्वास्थ्य उनकी क्षमता है उसको अच्छा करना, इंप्रूव करना, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब मातृ मृत्यु दर जिसको कह देते हैं, उसको कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, जो बच्चे पैदा होने के बाद डेथ कर जाते हैं, देहांत हो जाता है, उनको कम करना ताकि वो अच्छे से वो हो सके। अभी तो काफी हद तक कम हो चुका है ये। ठीक है, सो ये सारी चीजें रहती हैं। अब इस क्लास में हमने सारी चीजें खत्म कर ली हैं। इसके बाद हम एक क्लास देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ काइंड ऑफ स्टडीज देख लेंगे, कौन कौन सा लॉजी होता है बायोलॉजी में, और उसके अलावा हम डिस्कवरी, जो साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दिए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक समरी देख लेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स रहे हैं उसका एक समरी देख लेंगे। काफी छोटी क्लास होगी, बायोलॉजी खत्म। उसके बाद हम ज्योग्राफी पे पहुंचेंगे और ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी पर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे हिस्ट्री पर, या देखेंगे उसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले ज्योग्राफी देखेंगे इसके जस्ट बाद। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी। ध्यान रखिए आप लोग, और अच्छा लगे तो लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। काफी लोग कर भी रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। क्लास के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।